हमारा, जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैंगो प्लांटेशन के ऊपर सब्जेक्ट है हमारा हाई डेंसिटी प्लांटेशन का, जिसके लिए पूरे हमारे राष्ट्रीय स्तर के और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कृषि वैज्ञानिक श्री डॉक्टर के बी पाटिल साहब आज हमारे बीच में हैं, आपको ये तंत्र ज्ञान, ये जानकारी देने के लिए। तो मैं उनका भी बहुत तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं हमारे इस कार्यक्रम में। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू जी। और काफी लोग हमारे इस में वेबिनार मीटिंग में जुड़ चुके हैं और भी काफी लोग जुड़ रहे हैं। मैं किसान भाइयों को बताना चाहता हूं कि इसका डायरेक्ट लाइव टेलीकास्ट हो रहा है फेसबुक लाइव पे भी, और वहां पर आप इसका रिकॉर्डिंग भी सुन सकते हैं। अगर आप कॉपी और पेन लेके ना बैठे हो तो आप उसकी बाद में रिकॉर्डिंग भी वहां पर सुन सकते हैं। मैं थोड़ा सा आप लोगों का, किसान भाइयों, परिचय कराना चाहूंगा डॉक्टर के बी पाटिल साहब का। वैसे तो डॉक्टर के बी पाटिल साहब जो हॉर्टिकल्चर के किसान हैं, उनके लिए परिचय के मोहताज नहीं है। मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में और भी सेंट्रल इंडिया के सभी किसान कराते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि डॉक्टर साहब का मार्गदर्शन किसानों द्वारा समय समय पे लिया जाता है, और बिल्कुल निसंकोच होकर किसान भाई भी डॉक्टर साहब को फोन करके उनसे मार्गदर्शन लेते हैं। और अक्सर फील्ड में जाकर डॉक्टर साहब खुद भी किसानों के खेतों के बीच में और ये सारी तकनीक का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, जिसे हम लोग कहते हैं प्रयोगशाला से किसान के खेत तक ये सब तकनीक को पहुंचाना। ये काम डॉक्टर साहब बहुत बखूबी कर रहे हैं, इसलिए आज हम उनका बहुत तहे दिल से स्वागत करते हैं कि आज वो हमारे बीच में है, हमारे पाठकों को, हमारे दर्शकों को मार्गदर्शन देने के लिए। मित्रों, एक ये हाई डेंसिटी मैंगो प्लांटेशन बहुत सालों से जैन इरिगेशन द्वारा इसका अनुसंधान किया जा रहा है। मुझे डॉक्टर साहब ने बताया है कि 1994 से वो इस पर काम कर रहे हैं। इसके अलावा और भी कई हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स पे काम कर रहे हैं, पर आज हम यहाँ पे हाई डेंसिटी मैंगो प्लांटेशन और अल्ट्रा हाई डेंसिटी मैंगो प्लांटेशन पे बात करेंगे। कई बार मेरा भी कोयम्बटूर में जाना हुआ, मैंने अपनी आंखों से ये अचंभित कर देने वाली खेती देखी, जिससे पुराने तौर तरीकों को छोड़कर जिस तकनीक से अगर हम लोग खेती करेंगे तो निश्चित रूप से 3 गुना अधिक तक मुनाफा इसका किसान भाई ले पा रहे हैं। यहाँ तक कि इसकी खेती इजराइल में भी बड़े पैमाने पे हो रही है, और ऑस्ट्रेलिया में जैसे देशों में भी हाई डेंसिटी, अल्ट्रा हाई डेंसिटी मैंगो प्लांटेशन की बड़े पैमाने पे खेती हो रही है। इसके सारे लाभ आपको डॉक्टर साहब अभी बताएंगे अपने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन से। तो डॉक्टर साहब, मैं आपका ज्यादा किसान भाइयों का समय ना लेते हुए सीधे आपको आमंत्रित करता हूं कि आप आए और हमारे किसानों के बीच में जानकारी भेजें। इसके पहले मैं एक सूचना और देना चाहता हूं कि जो भी किसान भाइयों आपके प्रश्न होंगे वो हम डॉक्टर साहब का 45 मिनट का लेक्चर रहेगा, उसके बाद हम उस आपके प्रश्नों को लेंगे। आप कृषक जगत के फेसबुक के कमेंट बॉक्स में आप अपने प्रश्न अभी से डाल दें, बीच बीच में जो भी जिज्ञासा होती है आप डाल दें, फिर हम इसको ले लेंगे। तो डॉक्टर साहब आइए, आपका स्वागत है। हाँ डॉक्टर साहब, आप आ जाइए। जी जी जी। सभी किसान भाइयों का हमारे तरफ से भी बहुत बहुत स्वागत है। आज ये बड़ी खुशी की बात है कि कृषक जगत के माध्यम से अल्ट्रा हाई डेंसिटी मैंगो प्लांटेशन का ये वेबिनार का आयोजन किया गया है। आप लोग जानते हैं कि कृषक जगत खेती के क्षेत्र में लास्ट 74 ईयर से काम कर रहे हैं। कृषक जगत के माध्यम से नया तंत्रज्ञान, नया टेक्निक किसानों तक पहुंचाने का काम 19
नहीं ना म्यूट कर। आला तिथून दादा बसलाय ना थांबा. Someone is muted, Dr. P. Patel. Please unmute him. के लिए किया है। जो हम आम की बात करते हैं, वॉइस क्लियर है सचिन भाई? जो आम की बात हम करते हैं और हम देखते हैं कि हमारे देश में जो आम का उत्पादन हो रहा है, जी आवाज क्लियर है सचिन भाई? ये तो है ना। तो आज का जो हमारा विषय है, ये आज का विषय है आम की हाई डेंसिटी और अल्ट्रा। अरे वॉइस जा रहा है बीच बीच में। पाटिल जी आवाज चला गया। जस्ट अ मिनट। अभी क्लियर है आवाज? ओके ओके क्लियर है। निमिष भाई आवाज? हाँ ठीक है, ओके। हाँ पाटिल साहब, आपकी आवाज अब आ रही है। थोड़ी सी तकनीकी समस्या आ गई थी, वो अब शॉर्ट आउट हो गई है। ओके। सचिन भाई, प्रेजेंटेशन शेयर करने का कुछ तकलीफ यहाँ हो रही है। हाँ, उधर से एक्सेप्ट नहीं हो रहा है। यदि आपने निमिष शेयर प्रेजेंटेशन करवाना। देखिए अभी हो रही है क्या आपसे? अभी देखिए। हाँ हो गया, अभी हो गया। हो गया? हाँ हो गया, हो जी। फिर से एक बार हम कृषक जगत और जैन इरिगेशन की तरफ से सारे पार्टिसिपेंट किसान भाइयों का इस मैंगो की वेबिनार में तहे दिल से स्वागत करते हैं। जैसे कि सचिन भाई आपको बताए, कृषक जगत का जो योगदान खेती के माध्यम में है, जैन इरिगेशन का जो योगदान खेती में है, आप सब किसान भाई इसे जानते हैं। तंत्रज्ञान फार्म टू फील्ड पहुंचाने के लिए, लैब टू लैंड पहुंचाने के लिए हम सब मिलके कृषक जगत 1946 से अपनी पत्रकारिता में और इस मीडिया में काम कर रहे हैं। जैन इरिगेशन 1963 से इस क्षेत्र में काम कर रहा है। और यदि ऐसी संस्थाएं तंत्रज्ञान के विकास के लिए, तंत्रज्ञान किसानों तक पहुंचाने के लिए यदि साथ में आती है, तो मुझे ऐसे लगता है कि किसान भाइयों को हर समय नए नए टेक्नोलॉजी उपलब्ध होती है। यदि हम देखेंगे, मैंगो की बात हम करते हैं और अल्ट्रा हाई डेंसिटी मैंगो की बात हम करते हैं। यहाँ आप देख रहे हैं, स्क्रीन के ऊपर आप देख रहे हैं कि जब आप मैंगो की बात हम करते हैं, मैंगो के प्रोडक्टिविटी की बात करते हैं, यदि हम मैंगो के एक्सपोर्ट की बात करते हैं, मैंगो की गुणवत्ता की बात करते हैं, इन चीजों को यदि टेक्निकली हम ध्यान में लेते हैं, तो एक बात हमारे समझ में ये आती है कि उत्पादन और उत्पादकता का जो फर्क है, ये काफी बड़ा है। उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाने के लिए हमें नए मॉडल को अडॉप्ट करना है, हमें नए तंत्रज्ञान को अडॉप्ट करना है। और इसीलिए आप देख रहे हैं कि एक साउथ अफ्रीका जैसी कंट्री, एक इजराइल जैसी कंट्री, एक ब्राजील जैसी कंट्री करीबन 16 से 30 मैट्रिक टन प्रति हेक्टेयर का उत्पादन निकालती है, और हमारे देश की उत्पादकता 9.16 मैट्रिक टन प्रति हेक्टेयर। यदि हम लास्ट 3-4 साल का सिनेरियो देखें, 2010 से 2015-16 तक का सिनेरियो देखेंगे,
तो हमारी उत्पादकता हर साल मैंगो में कम होते गई है और फिर से लास्ट 2-3 साल में हमारी उत्पादकता 2 टन प्रति हेक्टेयर से बढ़ी है। अभी इसका यदि हम कारण ध्यान में लेते हैं कि हमारे किसान भाई मैंगो को एज ए कमर्शियल क्रॉप हम क्यों नहीं स्वीकार रहे। मैंगो की खेती एक नफे की खेती है, पैसा कमाने की खेती है। ये आज हमारे में से बहुत सारे किसान भाई इस बात को अभी भी कन्विंस नहीं है, मानते नहीं। और इसका यदि कोई कारण होगा तो इसका कारण है कि हमारे जमाने में एक कहावत किया जाती थी कि हमारे दादा परदादा आम लगाएंगे और पोता उनका आम खाएंगे। इस तंत्रज्ञान से हम खेती करते आए। आज का वो जमाना नहीं रहा है। आप देख रहे हैं कि इतनी बड़ी प्रोडक्टिविटी, इतना बड़ा एक्सपोर्ट का सिनेरियो आप देखेंगे तो हम विश्व के नंबर 1 उत्पादक हैं। और यदि हम विश्व का इंपोर्ट का साइज देखते हैं तो करीबन आपके समझ में आएगा कि मैक्सिको जैसा कंट्री, ब्राजील जैसी कंट्री, पेरू जैसी कंट्री, ये जो कंट्रीज है, और यूएसए जैसी, चाइना जैसी कंट्री ये मैंगो के क्षेत्र में, इंपोर्ट के क्षेत्र में काम कर रही है। और ब्राजील, मैक्सिको और फिलीपींस जैसी कंट्री उत्पादन और निर्यात के क्षेत्र में काम। हमें इस चित्र को बदलना है। और इस चित्र को आप देखेंगे कि हमारे देश में हम 2,26,000 हेक्टेयर का क्षेत्र, हमारे देश में 21 मिलियन मेट्रिक टन का हमारा प्रोडक्शन है। लेकिन जब इंटरनेशनल स्तर की बात हम करते हैं तो एक थोड़े पैमाने पे केसर और दूसरे पैमाने पे अल्फांसो, इसके अलावा हम एक्सपोर्ट में हमारा शेयर नहीं बढ़ा पाते। इसके कुछ कारण है। इसके कारण यह है कि यदि हम इस चित्र को बदलना चाहते हैं तो ये आप देखिए, ये ट्रेडिशनल मैंगो का ट्री आप देख रहे हैं, ये पेड़ आप देख रहे हैं। तो क्या हम इस तरीके से काम करेंगे तो क्या हम आम की खेती प्रॉफिटेबल कर सकते हैं? नॉट एट ऑल पॉसिबल। इसलिए कि हम जब ट्रेडिशनल वे से काम कर रहे हैं, हमारी उत्पादकता 9 मेट्रिक टन प्रति हेक्टेयर है और दूसरे कंट्रियों की उत्पादकता 20 से 30 मेट्रिक टन प्रति हेक्टेयर है। 2.5 गुना 3 गुना का फर्क है। क्यों है? उसका कारण है यह है कि हमारे यहाँ पुराने जो आर्चर्ड थे, हमारे जो पूर्वज आर्चर्ड लगाए थे, वो अभी सिनाइल हुए हैं, वोल्ड हुए हैं, डिजीज हुए हैं, डिक्लाइन हुए हैं। और हमारे पुराने आर्चर्डों की स्थिति अभी अच्छी नहीं रही। जब पुराने आर्चर्ड की स्थिति अच्छी नहीं, हम पुराने ट्रेडिशनल मॉडल से बड़े बड़े 50-50 साल, 70-70 साल के पेड़ आज लखनऊ के मलिदाबाद में है, लखनऊ में है, महाराजगंज में है, एमपी में बहुत सारा जगह आप देखेंगे तो एमपी में है। इस प्रकार की ट्रेडिशनल खेती ये वे ऑफ लाइफ था, ये सिर्फ जीने की बात थी, ये अमराई की बात थी। और जब हम मामा के गांव जाते थे तो अमराई में घूमने के लिए समर के समय जाते थे, आम के पेड़ के ऊपर खेलते कूदते थे और उसका अचार बनाने के लिए आम लगाया जाता था। इतनी सीमित आम की खेती। समर के सीजन में हमारे रिश्तेदारों को बुला के उनको आमरस खिलाने का ट्रेडिशन था। इसके लिए इस प्रकार से आम की स्थिति थी, इस प्रकार से आम की खेती मर्यादित थी। लेकिन जमाना बदल चुका है। अभी ये आप देखिए कि ये अल्ट्रा हाई डेंसिटी का मॉडल है, ये अल्ट्रा हाई डेंसिटी का आर्चर्ड है और हम अभी ट्रेडिशनल वे से मॉडर्न वे में एंट्री कर चुके हैं। हर कोई किसान भाई है, हर कोई किसान भाई ये चाहते हैं कि हम बहुत अच्छा लाइफ जी, हमारे बच्चे अच्छे पढ़े, हमारे पास अच्छा सुविधा हो, हमारे पास अच्छी गाड़ी हो, हर एक के पास एंड्रॉइड फोन हो। जिस प्रकार से लाइफस्टाइल बदली है उस प्रकार से खेती की आमदनी बढ़ना जरूरी है और इसलिए आम के खेती को कमर्शियल स्वरूप देना आज के तारीख का ये नीड है, ये आज की जरूरत है। और यदि किसान भाई हम इस चीज को मानते हैं तो जब हम आम की पुराने जमाने में खेती करते थे उस समय हम 1 एकड़ में 40 आम लगाते। जब 1 एकड़ में 40 आम लगते थे तो उसका इकोनॉमिकल रिटर्न्स मिलने के लिए कम से कम 10 साल और ज्यादा से ज्यादा 15 साल के बाद में उसकी इकोनॉमिकल रिटर्न मिलती थी। उसके ऊपर कोई साइंटिफिक तरीका नहीं था, उसका कोई वाटर मैनेजमेंट नहीं था, उसका कोई न्यूट्रिशन मैनेजमेंट नहीं था, उसका कोई कैनोपी मैनेजमेंट नहीं था और उसके लिए कोई ट्रेनिंग और प्रूनिंग की सुविधा नहीं थी। उसके ऊपर मार्केट के
मार्केट की जो डिमांड है उस डिमांड से कोई वैरायटी उस प्रकार से हम नहीं लगाते। और इसीलिए मेरे आप सब किसान भाइयों से ये विनंती है, हम कृषि जगत का तहे दिल से स्वागत करते हैं, बहुत धन्यवाद शुरू में ही व्यक्त करते हैं कि आम जैसी जो इम्पोर्टेंट क्रॉप है जिसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू बहुत ज्यादा है, ये कैरोटीनाइड का एक रिच सोर्स है और इसको एग ऑफ द सन कहा जाता है। जापानीज लोग इसको कहते हैं टायोना तमागो, मतलब ये विश्व का, ये सूर्य का एक एग है, ये एग ऑफ सन है। मतलब इतना बड़ा इंपॉर्टेंट हमारे बाकी देशों के लोगों ने आम की खेती को, आम के फल को दिया है। यदि आप आम की बात करते हैं, यदि आप जापान में जाते हो और जापान में एक आम खरीदने आप जाते हैं तो आप यकीन नहीं करोगे 700 750 रुपए में एक आम खरीदा जाता है। ये आम की गुणवत्ता है, ये आम की न्यूट्रिशनल वैल्यू है, इतना इस फल को इंटरनेशनल मार्केट में महत्व है। हमारे देश की भी बात हम करते हैं तो हर नागरिक को यह लगता है कि जब मार्च अप्रैल से आम उपलब्ध होना शुरू हो जाते तो हर नागरिक को लगता है कि आम का सीजन आया और इस सीजन में हम कितने ज्यादा से ज्यादा आम खाने का प्रयास करें, क्योंकि आम में जो कैरोटीनाइड है इसके हमारे हेल्थ के लिए बहुत बड़ा बेनिफिट इसका है। ये नेचुरल कैरोटीनाइड है और इसीलिए आम खाना ये मेडिसिनली भी बहुत अच्छा माना जाता है। ये विटामिन ए का रिच सोर्स है, ये फाइबर का रिच सोर्स है और ये शुगर का भी सोर्स है। और इसीलिए कई बार ये कहा जाता है कि जो डायबिटिक पेशेंट है ये आम को ना खाए, लेकिन यदि आप शुगर उसके साथ खा रहे हो और उसके साथ यदि आप विटामिन ए खा रहे हो तो ये हमें इम्यूनिटी निर्माण करने का काम करता है और आम का डाइट में ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तीसरी बात आप देखेंगे, ये हम ट्रेडिशनल की बात करते थे, जब हम 40 पौधे एकड़ में लगाते तो जब हम पौधा लगा देते हैं तो सारी सोलर एनर्जी उसमें से वेस्ट हो रही है। हम उसको कमर्शियल वे से नहीं देख रहे, मॉडर्न वे से नहीं देख रहे। और इसीलिए यदि हमें अल्ट्रा हाई डेंसिटी मॉडल को स्वीकारना है तो हमें 4 मीटर बाय 2 मीटर और 3 मीटर बाय 2 मीटर के ऊपर जो प्लांटेशन होता है इसे हम हाई डेंसिटी प्लांटेशन कहते हैं। 3 मीटर बाय 2 मीटर पे 674 प्लांट एक एकड़ में लगा। 4 मीटर बाय 2 मीटर में करीबन 4 मीटर बाय 2 मीटर में 500 पौधे एकड़ में लगते हैं। और यदि हम देखेंगे कि जहां 400 पौधे हैं और यहाँ 40 पौधे लग रहे हैं और यहाँ 500 पौधे लग रहे हैं, तो इसे आप देखेंगे कि कितना बड़ा फर्क, 10 गुना 10 टाइम्स हम मैंगो की प्लांटेशन का जो नंबर्स है, प्लांट पॉपुलेशन है, उसको 10 टाइम हम बढ़ा रहे हैं। और इसीलिए हमें इस चीज को समझना है कि अल्ट्रा हाई डेंसिटी का मॉडल हमें स्वीकारना है और अल्ट्रा हाई डेंसिटी का मॉडल यदि हम स्वीकारते हैं तो हम मैंगो की खेती को प्रॉफिटेबल खेती कर सकते हैं। तीसरी बात आप ध्यान में लेंगे, हमें अल्ट्रा हाई डेंसिटी के फायदे क्या है। अल्ट्रा हाई डेंसिटी के फायदे आप देखेंगे तो आपके समझ में आएगा। जब हम बड़ा पेड़ देखते हैं तो बड़े पेड़ के ऊपर हम स्प्रेइंग नहीं कर सकते, बड़े पेड़ के ऊपर हम डिजीज कंट्रोल नहीं कर सकते, हम कैनोपी का मैनेजमेंट नहीं कर सकते, हम हार्वेस्टिंग इजीली नहीं कर सकते। और इसलिए जो आम आए हैं, ये आम जिस प्रकार से डेलिकेटली उसको हार्वेस्ट करके रखना है और जिस प्रकार से सारे ऑपरेशन हमें अच्छी तरह से करना है, ये हम ट्रेडिशनल फार्मिंग में नहीं कर सकते, ये यूएसडीपी में हम कर सकते। तीसरी बात एक आप ध्यान में रखिए, कोई भी फल, कोई भी खेती जब हम करने जाते हैं तो उस खेती का एक इम्पॉर्टेंट ये होता है कि हम इस खेती को प्रॉफिटेबल खेती कैसे करें, हम कम समय में ज्यादा रिटर्न कैसे निकालें। हर आदमी का लाइफ अभी फास्ट हुआ है, स्पीडी हुआ है और हर किसान, हर नागरिक अभी वेटिंग करना नहीं चाहता। और यदि हम कहें कि 10 साल के बाद में आम आपको पैसा देगा तो कोई आम की खेती नहीं करेगा। और इसीलिए अल्ट्रा हाई डेंसिटी मॉडल गैस्टेशन पीरियड को कम करता है, अल्ट्रा हाई डेंसिटी मॉडल प्रॉफिटेबिलिटी को बढ़ाता है, अल्ट्रा हाई डेंसिटी मॉडल उत्पादकता को बढ़ाता है, अल्ट्रा हाई डेंसिटी मॉडल ऑपरेशन को इजी करता है और अल्ट्रा हाई डेंसिटी मॉडल नेचुरल सोलर एनर्जी
जमीन, पानी और सनलाइट, सूर्य प्रकाश का जो इफिशिएंट यूज हम जिसे कहते हैं, कार्यक्षम यूज हम जिसे कहते हैं, उसको बढ़ाता है। और इसीलिए फ्रूट केयर की बात हो, फ्रूट मैनेजमेंट की बात हो, फ्रूट क्वालिटी मैनेजमेंट की बात हो, फ्रूट के क्वालिटेटिव इंप्रूवमेंट की बात हो, इजी हार्वेस्टिंग की बात हो, और इस प्रकार से जो ग्राहक की डिमांड है कि मैंगो के ऊपर कोई स्टेन ना हो, मैंगो के ऊपर लैटेक्स का स्टेन ना हो, मैंगो के ऊपर कोई स्क्रैचेस ना हो, उसकी अच्छी साइज हो, उसकी अच्छी गुणवत्ता हो। यदि हम देखते हैं, गुजरात से जंबो केशर आता है, रत्नागिरी राजापुर से अल्फांसो आता है, तो किसान जो कंज्यूमर है, जो ग्राहक है, जो खाने वाले नागरिक है, उसे पसंद करते हैं। क्यों? कि उसका साइज नॉर्मल केशर से बड़ा होता है। और ये सारी गुणवत्ता यदि मिलानी है तो हमें अल्ट्रा हाई डेंसिटी मॉडल, जिसमें हमें उत्पादकता, गुणवत्ता और प्रॉफिटेबिलिटी मेंटेन होती है, इस प्रकार का महत्व इस तंत्रज्ञान का। अभी अल्ट्रा हाई डेंसिटी मॉडल पे हमें जाना है, मैंगो की खेती हमें बहुत अच्छी सी करनी है, तो ये मॉडल आप देख रहे हैं, ये पिक्चर आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, इतने ऑपरेशंस हमें इसको करना है, जो कि आगे चल के हम विस्तृत से इसे देखने वाले हैं। पहले ही हमारी सचिन भाई से बोंडिया साहब से बात हुई कि हमेशा ये कहावत है, मैं भी बहुत बार किसान भाइयों को, जैसे कि आप बताए, बड़वानी में हो, बरहानपुर में हो या खरगोन में, कहीं भी हमारा लेक्चर हो, मनावर, धार, कुशीनगर, कहीं भी हो, तो हम हमेशा कहते हैं कि किसान भाई को जो उनकी श्रवण क्षमता है, आज आप देखेंगे नागरिकों की बात हम देखेंगे तो हम 5 मिनट के समय में कम से कम 10 चैनल टीवी स्क्रीन पे बदल देते हैं, क्योंकि उतना हमारा सुनने का पेशेंस नहीं है। और इसके लिए हमें सचिन भाई बताए कि सर हमको 45-50 मिनट्स में इस पूरे लेक्चर को खत्म करना है। हम जरूर आपकी मानसिकता को ध्यान में रखेंगे, आपके ग्रास्पिंग पावर को हम ध्यान में रखेंगे और आपको अच्छा ज्ञान कम समय में देने का प्रयास करेंगे। यहाँ आप देखिए कि जब हम ट्रेडिशनल खेती करते थे तो 40 से 500 के ऊपर पौधे चले गए। गेस्टेशन पीरियड 9 साल से 3 साल हो चुका, एज 15 साल से जो फुल फ्रूटिंग एज है, पोटेंशियल फ्रूटिंग की एज है, ये 15 साल से 5 साल पे आई है। और इसीलिए अल्ट्रा हाई डेंसिटी मॉडल को हमें समझना है। जैन इरिगेशन में मैंगो के ऊपर बहुत अच्छा रिसर्च 1994 से हो रहा है, लेकिन फिर भी एक बात हम आपको जरूर बताएं कि करीबन 1970 में पंतनगर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ने और यूपी के कुछ कृषि विश्वविद्यालयों ने इसके ऊपर काम करने का प्रयास किया। लेकिन जब कोई संस्था, जब ऑर्गेनाइजेशन, जैन इरिगेशन जैसा इंस्टीट्यूट और टेक्नोलॉजी को प्रमोट करने वाले कृषक जगत जैसे माध्यम, जब हम मिलके काम करते हैं, डेडिकेशन से काम करते हैं, तो तंत्रज्ञान की निर्मित होती है और तंत्रज्ञान एंड यूजर तक पहुंचता है। अल्ट्रा हाई डेंसिटी 1994 से हम इसके ऊपर काम कर रहे हैं, इसका एक पैकेज बनाए। इसके जब हम अल्ट्रा हाई डेंसिटी पे आते हैं, सारे पौधे का नंबर्स बढ़ता है, उसका अंतर कम होता है, उसकी हाइट कम होती है, उसकी कैनोपी कम होती है, तो हर प्रैक्टिस बदलती है। और उस प्रैक्टिस को बदलने के लिए हमने काम किया, एक मॉडल बनाया। 20-25 साल में एक मॉडल बना के, एक पैकेज बना के किसान भाइयों को के हाथ में दिया। आज उससे आप देखिए कि जो काम जैन इरिगेशन में हुआ, रत्ना वैरायटी के ऊपर काम हुआ। हमने देखा कि कुछ लोग 20 टन 25 टन प्रति हेक्टर निकाल रहे। 5वें 7वें 6वें और 7वें साल में अल्ट्रा हाई डेंसिटी में रत्ना जैसे कल्टीवार ने 9 टन प्रति एकड़ मींस 24 टन प्रति हेक्टर की उत्पादकता दी। अल्फांसो जैसी फसल ने करीब 3.5 टन प्रति हेक्टर की उत्पादकता दी। उसके आगे आप देखेंगे बेनिशन जैसे फसल ने कम से कम 7 टन प्रति एकड़ की उत्पादकता दी और केशर जैसे वैरायटी ने 5 से 5.5 टन प्रति एकड़ की उत्पादकता 5वें और 6वें साल में दी। तोतापुरी 10 टन के ऊपर गया। कहने का मतलब यह है कि जितने वैरायटी के ऊपर, वैरायटी का रोल इसमें इंपॉर्टेंट है। वैरायटी के ऊपर जितना काम किया, बहुत सारी जो आम वैरायटीज जो किसानों में पॉपुलर है, हर क्षेत्र में पॉपुलर है, उस वैरायटियों का काफी अच्छा परफॉर्मेंस
लास्ट 11 से 12 साल के रिसर्च में एक्चुअल फील्ड ट्रायल में अपने को मिला है। यहाँ पे आप देखिए, ये ट्रेडिशनल मैंगो की ट्री है और ये अल्ट्रा हाई डेंसिटी मैंगो का फ्रूटिंग है। दोनों की गुणवत्ता को, दोनों की इजीनेस को, दोनों पौधों को आप कंपेयर कर सकते हैं। और इसीलिए जो ट्रेडिशनल ऑर्चर्ड और आर्टिफिशियल ऑर्चर्ड की हम बात करते हैं, सारे तंत्रज्ञान को हम देखेंगे कि इसको हमें किस प्रकार से डेवलप करना है। जब हम आम की खेती करना चाहते हैं तो सबसे पहले 2-3 चीजें हमें किसान भाइयों को ध्यान में लेनी पड़ेगी। बहुत बार ऐसा होता है सचिन भाई कि हमारे किसान भाई आम लगाते हैं, आम की फार्मिंग शुरू करते हैं और 5 साल के बाद में समझ में आता है कि हमने तो जमीन गलत चुन ली, हमने तो ग्राफ्ट गलत चुन लिया, हमने तो वैरायटी गलत चुन ली। और इसीलिए लास्ट 25 साल में जो अनुभव हमने आम के खेती में लिया, इसका जरूर आप लोगों को फायदा होगा। सबसे पहली बात आप ध्यान में लीजिए कि व्हाई पीपल आर क्रेजी फॉर जूनागढ़ अमरेली के केसर के लिए क्यों फार्मर क्रेजी है, क्यों ग्राहक क्रेजी है, क्यों राजापुर रत्नागिरी चिपड़ून के अल्फांसो के लिए क्रेजी है। हमारे कुछ इंडस्ट्रियलिस्ट मुंबई में है, कुछ इंडस्ट्रियलिस्ट इंदौर में है, जिन्होंने कोंकण से जमीन लाई, कोंकण से मट्टी लाई, खड्डे भरे, उस खड्डे में आम लगाया, फिर भी वो गुणवत्ता हम नहीं दे पाए। उसका कारण जमीन की गुणवत्ता और वातावरण, इसका अहम रोल हर वैरायटी के बारे में। और इसीलिए मैं आपको बताऊंगा कि यदि आम की खेती करना है तो हमें निचरे की जमीन चाहिए, आम की खेती करना है तो लैटराइटिक सॉइल चाहिए, आम की खेती करना है तो जमीन का पीएच कम होना चाहिए, स्लाइडली एसिडिक होनी चाहिए, 6.5 से 7 के बीच में पीएच होना चाहिए, उसका इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी 0.3% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, पानी का ईसी 0.5 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले हमें एक चीज को समझना है कि हमारे पास किस प्रकार की जमीन है और किस प्रकार का पानी है। आमतौर पर आम के लिए ट्रेंचिंग की टेक्नोलॉजी रिकमेंड की गई। हम ट्रेंच के ऊपर पौधा लगा, ट्रेंच के अंदर पौधा लगाने लगे, हम खड्डे में पौधा लगाते रहे। लेकिन यदि हमारे पास अच्छा निचरा नहीं, यदि हमारे सॉइल में दूसरे के जमीन का पानी आ रहा है, थोड़ी लोलैंड लैंड है, भले ही जमीन अच्छी है, तो हमें रेस्ड बेड का टेक्निक अडॉप्ट करना है। और इसीलिए ये सबसे पहले आपको जो काम करना है, ये सॉइल टेस्टिंग का काम करना है कि हमारे जमीन का पीएच कितना है, हमारे जमीन का लाइम कंटेंट कितना है, उसकी अल्कलाइनिटी कितनी है, सलाइनिटी कितनी है, उसका सॉल्ट कंटेंट कितना है, ये हमें जानना है। क्योंकि आम ये बेसिकली स्लाइटली एसिडिक सॉइल की ये फसल है, ये अल्कलाइन सॉइल की फसल नहीं है। और इसलिए 7.5 के ऊपर और 5.5 के नीचे जब पीएच आ जाती है तो हेवी मेटल्स की टॉक्सिसिटी होती है। 7.8 के ऊपर जब जाता है तो आम का पौधा डिक्लाइनिंग शुरू हो जाता है। इसलिए इस बेसिक चीज को सबसे पहले हमें समझना है। हमारे पास जो पानी है, पानी का ईसी कितना है, पानी का पीएच कितना है, पानी का टीडीएस कितना है। आप देखेंगे गुजरात में 500 से 2000 के टीडीएस में आम की खेती हो रही है, केसर उसमें अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है। लेकिन हर जगह इस प्रकार की स्थिति नहीं होगी। और यदि हमारे पास टीडीएस 500 से कम है तो आम के लिए ये पानी बहुत अच्छा है, ये आपको समझना है। और इसलिए जब हम दूसरी बात करते हैं, जब हम मैं आपको सबसे पहले एक बात बताया हूं कि जब हमारे यहाँ आम की खेती होती रही, जून जुलाई के महीने में बहुत सारी गाड़ियां भर के पौधे विलेजेस में आते हैं, शहर में आते हैं, गांवों में आते हैं। आप ये आम का पौधा बेचने वाला जो है, जिस प्रकार की वैरायटी बोल रहे हैं वो वैरायटी आप खरीदेंगे। वो बोल रहे केसर है, आप मानेंगे केसर है, आपको तो वैराइटल कैरेक्टरिस्टिक का पता होने का कोई सवाल नहीं। लेकिन आम का जो पौधा होता है, इसकी एक गुणवत्ता होती है। हम जिस अनुभव से गए, हमने जब बाहर के राज्यों से पौधे खरीदे, हमें भी 5 साल के बाद में पता चला कि हमारा जैन टिश्यू कल्चर का जहां पार्क खड़ा है, जहां हमें 25 साल पहले कंसल्टेंट ने बताया कि ये जमीन बहुत अच्छी आम के लिए है, हम 300-350 एकड़ आम वहां लगाए। 5 साल के बाद में जब समझ में आया कि जब डिक्लाइनिंग शुरू हो गया, जब अलग अलग प्रकार के पौधे निकलने लगे, तब समझ में आया कि पौधे में गड़बड़ थी, क्योंकि पौधे बाहर से मंगाए थे। और इसलिए
आम का जो पौधा होता है इसकी एक गुणवत्ता होती है, इसकी एक क्वालिटी होती है। सबसे पहले क्वालिटी होती है कि इसको प्रॉपर रूट स्टॉक होना चाहिए। जैसे कि देशी आम है, इसका रूट स्टॉक होना चाहिए। तोतापुरी जैसा रूट स्टॉक दूसरे इसके लिए, देशी आम का रूट स्टॉक दूसरे इसके लिए आप यूज कर सकते हैं। लेकिन सेम वैरायटी का रूट स्टॉक सेम वैरायटी के लिए रूट यूज करना रिकमेंड नहीं है। उसके ऊपर भी जरूर पौधा आता है, लेकिन वो रिकमेंड नहीं। तीसरा काम इसके अंदर हो रहा है, रूट स्टॉक के ऊपर काम हो रहा है। यदि रूट स्टॉक अभी M-13-1 जो रूट स्टॉक है, ये रूट स्टॉक बहुत बड़े पैमाने पे सलाइनिटी को, अल्कलाइनिटी को रेजिस्ट करता है। इसी प्रकार का गोमेरा 1 नाम का रूट स्टॉक है, जिस रूट स्टॉक में यदि EC ज्यादा है तो भी आप उसके ऊपर पौधा ले सकते। उस रूट स्टॉक के ऊपर जो पौधा बनाया गया, ये गोमेरा 1 नाम का रूट स्टॉक, ये जापान में बनाया गया। और इसी प्रकार से बहुत सारे रूट स्टॉक के ऊपर आज जैन इरिगेशन काम कर रहा है। M-13-1 जो रूट स्टॉक है, ये थोड़े बहुत पैमाने पे अल्कलाइनिटी को रेजिस्ट करता है। यदि आपके पास 7.5, 7.8 या 8 की लाल मट्टी की, पीले मट्टी की, सफेद मट्टी की जमीन है, उस प्रकार के जमीन में जो रेजिस्टेंट रूट स्टॉक है, इस रूट स्टॉक के ऊपर पौधे का ग्राफ्टिंग करा के आप उसको लगा सकते हैं। ये बात भी आपको ध्यान में रखना है। तीसरी बात आप देखिए, जैसे कि मैं आपको सबसे पहले बताया कि बहुत बार क्या होता है, बहुत बार ये होता है कि आपको केसर चाहिए, आपको इमाम पसंद चाहिए, आपको बेनिशन चाहिए, आपको लंगड़ा चाहिए, दशहरी चाहिए, अल्फांसो चाहिए, आम्रपाली चाहिए। जिस प्रकार की वैरायटी आपको चाहिए, उस प्रकार की वैरायटी का पौधा बनाना और उस प्रकार की वैरायटी की प्यूरिटी निर्माण करना, ये नर्सरी का काम होता है। यदि नर्सरी में हम जो मीडिया यूज कर रहे हैं, नर्सरी का जो इन्वायरमेंट हम यूज कर रहे हैं, नर्सरी में जो मट्टी हम यूज कर रहे हैं, यदि ये मट्टी ही नेमाटोड युक्त है तो पौधे के ऊपर नेमाटोड आएगा। यदि आप पानी हाथ से और नली से दे रहे तो उसके ऊपर वहीं पे डायबैक लगेगा, वहीं पे डिसीज लगेगा। इसलिए आम की खेती में, जैसे कि कोई भी खेती में, प्लांटिंग मटेरियल का जो महत्व है, जैसे कि सचिन भाई ने आपको बताया कि आज जैन इरिगेशन 10 करोड़ के लेके पौधे दे रहा है, उसी प्रकार से आम के पौधे दे रहे, अनार के पौधे दे रहे। तो पौधे का जो हिस्सा है, पौधे का जो रोल है, उसकी जो गुणवत्ता है, जो सायन स्टॉक और रूट स्टॉक की बात होती है, आपके पास डिजीज फ्री मदर नर्सरी होना जरूरी है। जिस मदर नर्सरी से आप स्टिक ले रहे हैं, वो स्टिक लेकर आप ग्राफ्टिंग कर रहे हैं, और ग्राफ्टिंग करके अच्छा गुणवत्ता का हेल्दी पौधा, जेन्युइन पौधा होना बहुत जरूरी है। क्योंकि जैसे कि केले में 1 साल में रिजल्ट सामने आएगा, और चिली हो, टोमेटो हो, ब्रिंजाल हो, 4-5 महीने में आपको रिजल्ट मिलेगा। लेकिन मैंगो इज ए पेरेनियल क्रॉप, ये पेरेनियल क्रॉप है। और इसीलिए आम के बारे में जब हम पौधे का सिलेक्शन करते हैं तो बहुत जागरूकता से और गुणवत्ता का पौधा होना जरूरी है। तीसरी बात आप देखते हैं कि जैसे कि हमने आपको बताया, आपको फील्ड प्रिपरेशन करना है। आपने सॉइल का टेस्टिंग कर लिया, एनालिसिस कर लिया, पानी का एनालिसिस कर लिया, अभी हमें फील्ड का लेआउट करना है। यदि लैटराइटिक सॉइल है तो आप खड्डा बनाएंगे, 4 मीटर के ऊपर आप लाइन लगा रहे, 3 मीटर के ऊपर आप लाइन लगा रहे, 2 पौधे का बीच में का डिस्टेंस 2 मीटर का है, उस प्रकार से हमें लेआउट करना है, उस प्रकार से हमें तैयारी करनी है। यहाँ आप देखिए, जब हमारे 2 पौधे के बीच में का डिस्टेंस यदि 6 फीट का है, यदि आपके जमीन का स्ट्रेटा थोड़ा हार्ड है, यदि आपके पास इंदौर के बाजू में अगल बगल में, जब हम सेंधवा से इंदौर के तरफ आते हैं, बहुत सारे जगह बंजर लैंड है जहां स्ट्रेटा थोड़ा हार्ड है, इस प्रकार के जमीन में इस प्रकार से पूरा ट्रेंच आप निकाल सकते हैं, ताकि ये ड्रेनेज भी निर्माण करे और रूट को बढ़ने के लिए भी जगह दे। रूट जोन का जो एरिया है उसको लूज करे, फ्राइबल करे, ताकि हमें पौधे की ग्रोथ अच्छी मिले। आपके पास अच्छी लैटराइटिक जमीन है, यहाँ आप देखिए लैटराइटिक जैसे जमीन में आप इस प्रकार से 2 मीटर पे और 4 मीटर के दूरी पे इस प्रकार से ट्रेंच बना सकते हैं। और जहां ब्लैक कॉटन सॉइल है, जहां जमीन का ड्रेनेज अच्छा नहीं, वहां ट्रेंच के बजाय या पीट के जगह, खड्डे के जगह, क्यारी के जगह
आपको रेस बेड बनाना है और रेस बेड बना के रेस बेड के ऊपर आपको प्लांटेशन करना है। यदि आप जैन हिल्स आते हैं और आप देखते हैं तो मुरुम वाले जमीन में भी हम रेस बेड करते हैं, क्योंकि हमें जड़ों की कक्षा का जो वातावरण है उसको अच्छी तरह से रखना है और इसीलिए हम रेस बेड का प्लांटेशन भी करना जरूरी है। तीसरी बात आप देखेंगे, इसको हमें ऑर्गेनिक मैन्योर है, FYM है, पोटाश है, नीम केक है, सुपर फास्फेट है, ये सारा जो मिक्सचर है, ये सारा मिक्सचर ट्रेंच के अंदर डालना है, खड्डे के अंदर डालना है। और यदि आप बेड के ऊपर कर रहे हैं तो बेड के ऊपर आपको कम से कम एक पौधे को 15 से 20 किलो ऑर्गेनिक मैन्योर डालना है, कम से कम 1 किलो सुपर फास्फेट डालना है, कम से कम आधा किलो म्यूरेट ऑफ पोटाश डालना है, कम से कम 5 किलो नीम खली डालनी है। ये सारे मिक्सचर को इनकॉर्पोरेट करके दोबारा बेड को बना के और उसके ऊपर हमें प्लांटेशन की तैयारी करनी है। इसके बाद में जब हम अल्ट्रा हाई डेंसिटी की बात करते हैं, जब हम प्रिसीजन फार्मिंग की बात करते हैं, जब हम हाईएस्ट प्रोडक्टिविटी की बात करते हैं, गुणवत्ता की बात करते हैं, तो इसमें ये जो नया मॉडल है अल्ट्रा हाई डेंसिटी मॉडल, ये प्रिसीजन फार्मिंग इन मैंगो है, इसको आप मानिए। क्योंकि अल्ट्रा हाई डेंसिटी में हर कोई चीज हम अचूक कर रहे हैं, हर कोई चीज हम प्रिसाइज कर रहे हैं, क्योंकि हमें आम की खेती प्रॉफिटेबल करनी है। आम के खेती ने केले के खेती इतना पैसा देना है, आम की खेती ने अनार के खेती इतना पैसा देना है। और यदि इस प्रकार से हमें आम की खेती करनी है तो सारी चीजें हमें हाईटेक मॉडल से करनी है। और इसीलिए दूसरा जो हिस्सा है वो है ड्रिप इरिगेशन के इंस्टॉलेशन का, कि हमें ड्रिप इरिगेशन अकॉर्डिंग टू द लेआउट, मतलब 4 मीटर बाय 2 मीटर पे हम लगा रहे तो 4 मीटर के ऊपर नल लिया है। शुरू में हमको सिर्फ एक लैटरल डालना है, शुरू में हम एक लैटरल के ऊपर काम करेंगे, क्योंकि हर पौधे को शुरू में हम एक ही ड्रिपर देंगे, उसके बाद में हम उसको दूसरी लैटरल डालेंगे और दूसरे ड्रिपर उसको अगले साल 2 साल के बाद में उसको अलग से और एक लैटरल डालेंगे। इस प्रकार से ड्रिप इरिगेशन का लेआउट करना है। ड्रिप इरिगेशन के लेआउट में पानी के क्वालिटी के हिसाब से आपको फिल्ट्रेशन होना जरूरी है। फिल्ट्रेशन इज द हार्ट ऑफ द सिस्टम। कुएं से पानी दे रहे, ट्यूबवेल से पानी दे रहे तो सैंड फिल्टर की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ स्क्रीन फिल्टर लगाना है, वेंचुरी लगानी है या फर्टिलाइजर टैंक लगाना है। लेकिन आप नर्मदा मैया से पानी उठा रहे, नर्मदा रिवर से आप पानी उठा रहे, तो आपको यदि पानी में अलगी आ रही है, सस्पेंडेड पार्टिकल्स आ रहे हैं, कचरा आ रहा है, तो आपको सैंड फिल्टर की जरूरत है, मीडिया फिल्टर की जरूरत है, स्मार्ट क्लीन फिल्टर की जरूरत है। और आप बड़े पैमाने पे जब कर रहे हो, जब आप 10 एकड़, 15 एकड़, 20 एकड़ इस प्रकार से आम की खेती कर रहे हैं, तो हमें ऑटोमेशन के ऊपर जाना है। यदि आप बड़वानी में जाते हो, हमारे सकू भाई है, जक्कू भाई है, हमारे मधु भैया है, हमारे तुलसीराम भैया है, आप कितने सारे, आप बरहानपुर जाओगे, हमारे सचिन भाई है, सुनील भाई है, विठल भाई है, कितने सारे बनाना के किसान हैं कि जिन्होंने ऑटोमेशन लगाया है। तो प्रिसीजन फार्मिंग का जो एक पार्ट है ये ऑटोमेशन है, ताकि हम पानी, न्यूट्रिशन, हर कोई चीज कंट्रोल से दे, जरूरत के हिसाब से दे। ये जो ऑटोमेशन का मॉडल है, ये ऑटोमेशन का मॉडल आज आम की खेती में भी लगाना इंपॉर्टेंट हुआ है, क्योंकि हमारे पास ऐसे किसान भाई, मैं लास्ट में आपको बताऊंगा कि आप हैरान हो जाओगे कि आम का किसान भाई बनाना से ज्यादा पैसे कमा रहा है। ये तो हमारे बनाना के एक भी किसान भाई इसको नहीं मानेंगे या अनार वाले इसको नहीं मानेंगे, लेकिन सचिन भाई ये सच्चाई है। जो किसानों को हम बता रहे हैं, हम हमेशा प्रैक्टिकल बात बताते हैं, हमेशा व्हाट वी कैन डू, जो हम कर सकते हैं वही हम बता सकते जी, जो हम अचीव कर सकते हैं वही हम किसानों को बताते हैं। और इसीलिए हमारे किसान भाइयों को इस सारे तंत्रज्ञान को अडॉप्ट करना जरूरी है। अभी देखिए कितना बढ़िया लैंड प्रिपरेशन है, कितने बढ़िया हेल्दी पौधे हैं। इस प्रकार से प्लांटिंग मटेरियल हमको लाना है, इस प्रकार से तैयारी करनी है, इस प्रकार से प्लांटेशन करना है। और ये आप देखिए, ये सिर्फ 1 साल का प्लांटेशन है। यदि हम इतना बढ़िया, यहाँ आप देखिए कितनी जगह आपको दोनों पौधे के बीच में दिख रहा है। और आप इमेजिन कीजिए, जब 40 पौधे हम 1 एकड़ में लगाते थे,
जब हमारे दादा मैंगो लगाते थे और पोता आम खाता था, और यहाँ आप देखिए कि तीसरे साल में ही हम इसका हार्वेस्टिंग कर रहे, हम इसका उत्पादन ले रहे। ये ग्रोथ आप देखिए, दिस इज कॉल्ड अल्ट्रा हाई डेंसिटी मॉडल। ये हेल्थ देखिए, पत्तों का लस्टर देखिए, उसकी क्वालिटी देखिए, उसकी गुणवत्ता देखिए। और यदि हम लीफ एनालिसिस करते हैं तो हमारे देश के कोई भी साइंटिस्ट इस लीफ एनालिसिस को देखे तो हमारे समझ में ये आएगा कि हाउ हेल्दी दिस प्लांट्स आर। क्यों? कि हम इसको हर कोई चीज साइंटिफिक तरीके से कर रहे हैं। यहाँ आप देखेंगे ये इसका प्लांटेशन अभी हो गया, दो कुछ हॉर्टिकल्चर प्रैक्टिसेस इसमें है, ट्रेनिंग प्रूनिंग की बात है, पौधे को शेप देना है, पौधे को अच्छी तरह से उसका आर्किटेक्ट डेवलप करना है। और ये सब करने के लिए पहले महीने से ही हमको ध्यान देना है। ये 2 महीने का पौधा है, यहाँ आप देखिए ये ट्रेनिंग की जो सिस्टम है इसको आप देखिए। जब आपने प्लांटेशन कर दिया, प्लांटेशन करने के बाद में आप यहाँ देख रहे कि 4 महीने के बाद में आपने उसको टॉपिंग किया, आपने उसको पिंचिंग किया। जब 4 महीने के बाद में पौधे को किसान भाइयों आपने पिंचिंग किया तो आप देख रहे इसको 3 अच्छे से शूट आए हैं, 3 शूट आ गए हैं। ये फर्स्ट ट्रेनिंग हुआ। दूसरा ट्रेनिंग आप देखिए, जब आपने पहला ट्रेनिंग किया, पहले ट्रेनिंग के बाद 3 महीने के बाद में आपने दूसरा ट्रेनिंग किया, मतलब 7वें महीने में आपने दूसरा ट्रेनिंग किया। दूसरे ट्रेनिंग में उन 3 ब्रांचों के ऊपर जो शूट निकले, फिर से दोबारा 35 से 40 सेंटीमीटर तक उसकी लेंथ रख के फिर से उस शूट को काटे। अभी 7वें महीने में बीच वाला जो पौधा आप देख रहे हैं ये सिर्फ 7 महीने का है। और फिर तीसरा प्रूनिंग आप देखिए, तीसरा प्रूनिंग जो आप देख रहे हैं ये हर दूसरे प्रूनिंग के बाद में तीसरा प्रूनिंग आप, थर्ड प्रूनिंग आप कर रहे हैं। और इस प्रकार से पौधे के कैनोपी को आप शेप दे रहे, इसे कैनोपी आर्किटेक्ट कहा जाता है। अभी पौधे की कैनोपी आपने बना ली, इस प्रकार से इसकी सुंदर कैनोपी बनी है। देखिए क्या बढ़िया कैनोपी, और कैसे टर्शरी शूट डेवलप हुए। राइट वाले स्क्रीन का राइट वाला पिक्चर आप देखिए, कितने बढ़िया टर्शरी शूट बने हैं। और इस प्रकार से जब कैनोपी बनती है तो ये जो पौधा है ये हमें बहुत किस प्रकार का फ्रूट देता है, बहुत अच्छा फ्रूट देता है। आगे जब हम देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि इस तंत्रज्ञान का किस प्रकार से हमें फ्रूटिंग में, गुणवत्ता में बेनिफिट मिल रहा है। इसके बाद में तीसरी बात आप ध्यान में लीजिए, आज तक हमारे मन में एक बात थी कि आम को पानी की जरूरत नहीं है, या तो आम को पानी बहुत ज्यादा लगता है, आम को न्यूट्रिशन की जरूरत नहीं है। लेकिन अल्ट्रा हाई डेंसिटी मॉडल में, हाईटेक के मॉडल में, स्मार्ट फार्मिंग के युग में और प्रॉफिटेबल फार्मिंग के युग में हर कोई चीज हमें साइंटिफिकली करनी है। और उसको यदि साइंटिफिकली करना है तो हमें ड्रिप इरिगेशन से 3rd and 4th ईयर ऑनवर्ड जो है ये बेरिंग स्टेज है। जब बेरिंग स्टेज की बात हम करते हैं, यहाँ आप देख रहे हैं कि इस पौधों को अगस्त के महीने में ज्यादा पानी दिख रहा है। इसकी वाटर रिक्वायरमेंट 17 लीटर अगस्त के महीने की है, क्योंकि ये हमारे तमिलनाडु के कोयम्बतूर के पास वाले फार्म का ये डेटा है जहां अगस्त में धूप होती है। लेकिन जब हम एमपी की बात करते हैं, जब हम छत्तीसगढ़ की बात करते हैं और जब हम महाराष्ट्र की बात करते हैं तो आपके ये समझ में आएगा। यहाँ आप देखेंगे कि करीबन एमपी, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र के क्लाइमेट में जहां समर में धूप बहुत ज्यादा है, जहां समर में ह्यूमिडिटी बहुत कम है, जहां समर में 46 से 47 डिग्री टेम्परेचर जा रहा है, और समर में पौधे की पानी की जरूरत सबसे ज्यादा है। यहाँ आप देखिए, ये जलगांव का उदाहरण आप देखिए, तो जलगांव में करीबन 28-29 लीटर पर डे वाटर की रिक्वायरमेंट है। कौन से महीने में है? अप्रैल के महीने में 25 लीटर है, तो मई के महीने में 27-28 लीटर। अभी मान के चलिए कि हमने 500 पौधे लगाए, 4x2 पे हमने 500 पौधे लगाए, एक पौधे को हमने 30 लीटर पानी दिया, तो 15,000 लीटर प्रति एकड़ पानी की मात्रा हुई। और 15,000 लीटर पानी देके यदि हम अल्ट्रा हाई डेंसिटी मॉडल को यदि प्रमोट करते हैं, उसकी यदि हम खेती करते हैं, तो आप कम पानी में कितना अच्छा आप क्रॉप ले सकते हैं, ये आगे आप देखेंगे। तीसरी बात आप ध्यान में लीजिए, ये तो पीक वाटर रिक्वायरमेंट हुई, लेकिन जब लगाने के बाद में आप देखेंगे पहले साल में तो बहुत पानी की जरूरत कम है,
1 लीटर 2 लीटर इतना ही पानी दे रहे, दूसरे साल में 5 से 6 लीटर पानी दे रहे। मतलब यदि हम इसे साइंटिफिक तरीके से करते हैं तो हर इनपुट को प्रिसाइजली हम यूटिलाइज कर सकते हैं। तीसरी बात, पहले 2 साल में तो हम फसल नहीं ले रहे, पौधे की कैनोपी डेवलप कर रहे हैं, उसका साइड शेप डेवलप कर रहे हैं, इसलिए हमें इंटरक्रॉपिंग लेना पॉसिबल है। लेकिन किस प्रकार का इंटरक्रॉपिंग? जो इंटरक्रॉपिंग जो मुख्य जो हमारी फसल है आम की, इसको तकलीफ ना दे। मतलब जैसे कि खरीफ का सीजन है तो आप सोयाबीन ले सकते हैं, आप मूंगफली ले सकते हैं। जो फसल इस फसल को तकलीफ ना दे, पौधे को तकलीफ ना दे, इस प्रकार का इंटरक्रॉपिंग हम कर सकते हैं। वेजिटेबल का इंटरक्रॉपिंग हम कर सकते हैं ताकि पहले 2 साल में हमें थोड़ा बहुत उसमें से आमदनी मिले और किसान मैंगो की फसल की अच्छी परवरिश करें। और इसलिए गैस्टेशन पीरियड में भी कुछ ना कुछ उत्पादन हमें इस खेती से मिलता है, क्योंकि जब तक हम पौधे की कैनोपी को डेवलप करते हैं। तीसरी बात है, जब हम प्रिसीजन फार्मिंग कर रहे हैं, हमने पौधे की संख्या बढ़ाई, हमने पौधे की संख्या को 500 तक लेके गए, 674 तक लेके गए, और पौधे की कैनोपी छोटी है, पौधे के नंबर ऑफ फ्रूट्स भी कम है। लेकिन जब कैनोपी छोटी है, फोलिएज उसका कम है, नंबर ऑफ फ्रूट भी कम है, लेकिन गुणवत्ता, वजन और गुणवत्ता, उत्पादन और गुणवत्ता दोनों को यदि हाईएस्ट लेवल पे लेके जाना है तो हमें न्यूट्रिशन मैनेजमेंट की जरूरत है। हमारे पूर्वज जो आम की खेती करते थे, आप मलियाबाद में आप जाइए, रहमानपुरा में जाइए, आप लखनऊ में जाइए, आप में जाइए, 50-50 साल के बगीचे जहां फर्टिलाइजर का यूज नहीं हो रहा है। लेकिन आम को भी नत्र, स्फुरद और पालाश की जरूरत है, आम को भी जिंक, फेरस, कैल्शियम की जरूरत है, आम को भी बोरान की जरूरत है, आम को भी मैग्नीशियम की जरूरत है। ये बात हमें ध्यान में लेनी है और इसीलिए एक पौधे को 165 ग्राम नाइट्रोजन और 135 ग्राम पोटाश देने की जरूरत है। अभी हम अल्ट्रा हाई डेंसिटी मॉडल से जा रहे हैं, ड्रिप इरिगेशन लगाया है, लैटरल लगी है, ड्रिपर लगे हैं, तो क्या हम हाथ से खाद डाले? नहीं डाले। जब 500 पौधे हमने 1 एकड़ में लगाए हैं, जब 1 एकड़ के पौधे, एक पौधे की 165 ग्राम नाइट्रोजन, 100 ग्राम फास्फोरस, 130 ग्राम पोटाश की जब जरूरत है, तो उस जरूरत को फर्टिगेशन के डोज में, फर्टिगेशन के शेड्यूल में हम किस तरह से उसको बताएं। यहाँ आप देख रहे 4th ईयर ऑनवर्ड ये फ्रूटिंग का एज है, यहाँ हम फ्लावरिंग ले रहे, फ्रूटिंग ले रहे, उत्पादन ले रहे, और इसीलिए जून से लेके अगस्त तक पौधे की कैनोपी डेवलप हो रही है। उसको नाइट्रोजन की जरूरत ज्यादा है, उसको फास्फोरस की जरूरत भी ज्यादा है, पोटाश की जरूरत भी ज्यादा है, क्योंकि उसमें पौधे की कैनोपी बढ़ रही है। मैंगो में एक बात आप देखेंगे, हर समय जो फसल आ रही तो ये फसल नए पत्तों के, नए ब्रांचेस के ऊपर आ रही, और इसीलिए हम प्रूनिंग उसको कर रहे हैं। लेकिन सितंबर में फिर से हम उसको ज्यादा नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश दे रहे, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में हम उसको स्ट्रेस पे छोड़ रहे, इसलिए कोई न्यूट्रिशन नहीं दे रहे, कोई पानी नहीं दे रहे। जनवरी से मार्च फ्लावरिंग से फ्रूटिंग डेवलपमेंट का पीरियड है, और इसीलिए जनवरी से मार्च तक कम मात्रा में नाइट्रोजन है, कम मात्रा में फास्फोरस है और ज्यादा मात्रा में, मतलब आप देखेंगे यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जनवरी से मार्च फ्लावरिंग से फ्रूटिंग डेवलपमेंट में हम 4.6 kg यूरिया, 2.4 kg 1261-0 और 3.3 kg म्यूरेट ऑफ पोटाश प्रति एकड़ 500 पौधों को हर हफ्ते पर वीक 1 एकड़ को ये मात्रा दे रहे हैं। अभी इस प्रकार से यदि हम फर्टिगेशन करते हैं, उसके साथ हम मैग्नीशियम दे रहे हैं, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम हर क्रॉप की खेती में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और इसीलिए मैंगो को नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश के साथ में मैग्नीशियम की जरूरत ज्यादा होती है, क्योंकि पत्तों की ग्रीनरी जितनी हम निर्माण करेंगे, मेंटेन रखेंगे, उस प्रकार से हमें गुणवत्ता मिलेगी, उत्पादन मिलेगा। यहाँ आप देखिए, ये हमने न्यूट्रिशन किया, इरिगेशन किया, पौधों को स्ट्रेस पे छोड़ा, और स्ट्रेस पे छोड़ने के बाद में हम फ्रूटिंग ले रहे हैं। ये 2 साल और 7 महीने के प्लांटेशन का फ्रूटिंग, फ्लावरिंग देखिए,
और 2 साल और 10 महीने मतलब 34 मंथ में ये फ्रूटिंग यहाँ पे आप देखिए, जो अपने रिसर्च में हर साल पाया गया है। इसके साथ में और एक चीज हमें करनी है, बहुत बार आप देखते हैं मैंगो में अलग अलग वैरायटीज है। कुछ वैरायटी जैसे कि अल्फांसो जैसी वैरायटी है जो अल्टरनेट बेयरिंग है, केसर है थोड़ा रेगुलर बेयरिंग है, तोतापुरी है कंप्लीट रेगुलर बेयरिंग। जो वैरायटी अल्टरनेट बेयरिंग है, जिस जमीन में अच्छा स्ट्रेस नहीं बैठ रहा है, और दूसरा उस वैरायटी का जेनेटिक गुणधर्म है कि वो अल्टरनेट बेयरर है, शाय बेयरर है, और इसीलिए शास्त्र में हर एक काम अच्छा हुआ। पूरे विश्व में मैंगो के अंदर जो काम हुआ, कोंकण कृषि विद्यापीठ में काम हुआ, CISH लखनऊ रहमान खेड़ा में जो काम हुआ, JISL में जो काम हुआ, पैक्लोबुट्राजोल जिसे हम कल्टार कहते हैं, ये कल्टार ये आर्टिफिशियल स्ट्रेस इंड्यूस करता है। जब आर्टिफिशियल स्ट्रेस इंड्यूस हो रहा है तो उससे हमें रेगुलर और यूनिफॉर्म फ्लावरिंग मिलती है, और इसीलिए अल्टरनेट बेयरिंग को अवॉइड करने के लिए, प्लांट को स्ट्रेस में डालने के लिए, यूनिफॉर्म फ्लावरिंग लेने के लिए, प्रोफ्यूज फ्लावरिंग लेने के लिए, और बेटर यदि फ्लावरिंग सिंक्रोनाइज है तो सारे ऑपरेशन सिंक्रोनाइज है। यदि फ्लावरिंग सिंक्रोनाइज है तो फ्रूट की साइज सेम मिलेगी, सिमिलर मिलेगी, यूनिफॉर्म मिलेगी। यदि फ्लावरिंग सिंक्रोनाइज है तो हार्वेस्टिंग सिंक्रोनाइज होगा। हर कोई चीज पॉसिबल होती है जब हम फ्लावरिंग को सिंक्रोनाइज करते हैं। हर कोई चीज प्रॉफिटेबल होती है जब हम हर साल उसको फ्रूटिंग लेते हैं, और इसीलिए पैक्लोबुट्राजोल ये साइंटिफिकली रिकमेंडेड केमिकल है जो आम को फ्लावरिंग इंड्यूस करने का, स्ट्रेस देके, आर्टिफिशियल स्ट्रेस देके फ्लावरिंग इंड्यूस करने का काम करता है। लेकिन जब उत्तराखंड जैसा राज्य है, यूपी जैसा राज्य है, जहां पे विंटर बहुत ज्यादा है, जहां पे ठंड बहुत ज्यादा है, इस प्रकार के क्लाइमेट में जम्मू कश्मीर है, जम्मू है, पंजाब है, हरियाणा है, यूपी है, उत्तराखंड है, जहां पे राजस्थान है, जहां पे ठंड बहुत ज्यादा है, तो इस प्रकार के क्षेत्र में आर्टिफिशियल स्ट्रेस देने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि पौधा वैसे ही नवंबर से फरवरी तक गारमेंसी में चला जाता है, और इसीलिए वहां पैक्लोबुट्राजोल की जरूरत नहीं होती है। अभी पैक्लोबुट्राजोल देना है तो किस प्रकार से देना है? पैक्लोबुट्राजोल देने का जो समय है तो करीबन लास्ट वीक ऑफ सितंबर से लेके फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर तक है। जब हम एक पौधे को करीबन जो कैनोपी के नीचे रिंग बना के पैक्लोबुट्राजोल का सॉल्यूशन हमको डालना है, करीबन एक पौधे को कम से कम 20 ml पैक्लोबुट्राजोल जाना चाहिए ताकि उसको अच्छी तरह से स्ट्रेस बैठे। यहाँ आपको बताया गया इस प्रकार से हमें पैक्लोबुट्राजोल कल्ट्राल का ट्रीटमेंट करना है, और 2 लीटर मिक्सचर जो है वो कम से कम आपने को डालना है। वो करने के बाद में हमें प्रोफ्यूज फ्लावरिंग मिलेगी, अच्छा फ्रूटिंग मिलेगा, और इस प्रकार से हम अच्छे क्रॉप को ले सकते हैं। तीसरी बात आप ध्यान में लेंगे, ये देखिए, जब हम फ्रूटिंग की बात करते हैं, उसके बाद पैक्लोबुट्राजोल आपने लगाया, पौधा डॉर्मेंसी में चला गया, उसको फ्रूटिंग आया, फ्लावरिंग आया। फ्लावरिंग आने के बाद में एक चीज हमें और करनी है, ऊपर हम आपको बताएंगे। डिजीज और पेस्ट जो होते हैं, इसके बाद में आगे आपको ये बताएंगे कि इसके बाद में मैंगो हॉपर और पाउडर मिल्टू, माइट्स, इसका प्रकोप मैंगो के ऊपर होता है, और वो नहीं होना चाहिए। इसके लिए हमें उसका अलग से केयर करना जरूरी है। फ्रूटिंग आने के बाद में इस प्रकार से जब हम डोमेस्टिक में प्रीमियम बेचने की बात करते हैं, एक्सपोर्ट की बात करते हैं, हम फिलीपींस में देखे, हम मैक्सिको में देखे, बहुत सारे कंट्रीज में देखे, जितना अच्छा गुणवत्ता का आम है उतना उसका दाम है, और इसीलिए हमें फ्रूट केयर करना जरूरी है। फ्रूट केयर करने के बाद में ये देखिए, अल्ट्रा हाई डेंसिटी का रत्ना वैरायटी, क्या प्रोफ्यूज फ्लावरिंग है, क्या गुणवत्ता है। छोटे बच्चे को आप खड़े कर दीजिए हार्वेस्टिंग के लिए, वो हार्वेस्टिंग करेगा। मतलब इतने फलों में से यदि मान के चलिए आपने 100 फल एक फ्रूट ट्री के ऊपर लिए हैं, तो एक फल भी इसमें से डैमेज नहीं होगा। और हमें ये देखिए क्या गुणवत्ता अल्फांसो की। यदि इस अल्फांसो को हम हैंड पिकिंग करते हैं, तुरंत उसको अच्छे से रखते हैं, कोई लैटेक्स का डैमेज नहीं है, कोई ब्रूजिंग नहीं है, कोई इंजुरी नहीं है, तो मैंगो मुंबई में
फर्स्ट आने वाली अल्फांसो की 1 डजन की 2 डजन की पेटी 5,000 रुपए में बेची जाती है, क्योंकि हर कोई ग्राहक गुणवत्ता चाहता है। ये देखिए तोतापुरी जैसी वैरायटी तो मैं आपको कहूंगा कि एमपी में जितना लगाना है उतना आप लगाइए, थाउजेंड्स ऑफ हेक्टर में लगाइए। 2.6 लाख हेक्टर हमारे देश में आम का क्षेत्र है। एमपी यदि 20, 30, 40 हजार हेक्टर पे चला जाए तो भी कोई वांधा नहीं। उसका कारण ये है, हम सचिन भाई और उनके टीम को, बोंद्रिया साहब के टीम को हम बहुत बहुत धन्यवाद देंगे इस फसल को चुनने के लिए। उसका कारण यह है कि हर साल आम का उत्पादन कम हो रहा है, हर साल आम की डिमांड बढ़ रही है। जैन इरिगेशन एक सीजन में, 4 महीने के सीजन में 2 लाख टन आम का प्रोसेसिंग कर रहा है। जो माजा आप पी रहे, जो फ्रूटी आप पी रहे, इसमें जैन इरिगेशन का मैंगो पल्प है। हम फ्रोजन पल्प कर रहे हैं, हम आईक्यूएफ कर रहे हैं, स्लाइसेस कर रहे हैं, स्लाइसेस को पैक करके जापान जा रहा, यूएस जा रहा, सब जगह जा रहा। जितना आम उत्पादित हो रहा है उससे ज्यादा उसकी डिमांड है, और इसीलिए बंजर जमीन को, छोटे किसान को, देहात वाले किसान को, ट्राइबल फार्मर को, बैरन लैंड को यदि प्रॉफिटेबल जमीन में कन्वर्ट करना है तो अल्ट्रा हाई डेंसिटी तोतापुरी आप कीजिए, जिसको कोई प्रकार का मेंटेनेंस नहीं है। जब हम पहली बार 1998-97 में आंध्रा में गए, कर्नाटक में गए और किसानों से मिले तो क्या कहे, हम खेत में गए, जाके देखे आम की खेती लगी है, आम का पेड़ खड़े है, बारिश में सारा घास हुआ है, कोई मैनेजमेंट नहीं, कुछ भी नहीं। जब बारिश रुक जाती है तब मैनेजमेंट शुरू होता है। जब फल आ जाता है तो पूरा आर्चर्ड बेचा जाता है और किसान 50,000 से 1 लाख रुपए का सौदा करके पैसे निकालता है। इस प्रकार से आम की खेती आंध्रा और कर्नाटक में होती है। ये जैन मैंगो का, आप केसर का पौधा आप देख रहे हैं। ये करने के बाद में प्रूनिंग आफ्टर हार्वेस्ट, अभी इस पिक्चर को आप देखिए, आपने फसल हार्वेस्ट कर ली, हाथ से चुन चुन के आपने फ्रूट निकाल लिए, हैंड पिकिंग कर लिए, मार्केट में गए, अच्छे वाले फ्रूट फ्रेश में गए और कुछ डैमेज हो गए या छोटी साइज होगी, प्रोसेसिंग के लिए गई। उसके बाद में तुरंत हमको इसका प्रूनिंग करना है। अल्ट्रा हाई डेंसिटी में कैनोपी को मेंटेन रखना है, कैनोपी को बड़ा नहीं होने देना है, और इसीलिए हार्वेस्टिंग के बाद में इस प्रकार की हार्ड प्रूनिंग हमको करनी है। उसके बाद में ये आप देखिए, आप मशीन से कीजिए, सिकैटर से कीजिए, न्यूमैटिक मशीन, न्यूमैटिक सिकैटर है उससे आप कीजिए। इस प्रकार से आप आम की प्रूनिंग कर सकते हैं। हमने यहाँ जय नारायण डी फार्म पे एक प्रूनिंग का मशीन इंपोर्ट किया, इस मशीन से भी हम प्रूनिंग कर सकते हैं। और एक चीज हमें ध्यान में लेनी है, प्रूनिंग करने के बाद में कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का पेस्टिंग उठ कट पोर्शन के ऊपर लगाना है, ताकि आम के उस पौधे को, उस ब्रांच को किसी प्रकार का फंगल और बैक्टीरियल इंफेक्शन ना हो, किसी प्रकार का इंसेक्ट अंदर जाके एक का ना दो, और इस प्रकार से डिजीज और पेस्ट दोनों से हम अच्छी तरह से पौधे को बचा के रखें। ये देखिए, इसका जिस पौधे का फल हार्वेस्ट हो गया, उसकी प्रूनिंग हो गई, उसकी रीग्रोथ आ गई। ये देखिए क्या सुंदर ग्रोथ है, क्या सुंदर कैनोपी है। ये सारे किसान भाइयों को बहुत इजी है, बहुत आसान है। ये प्रूनिंग के बाद में की रीग्रोथ है, बीच वाला मैच्योर स्टिक है, तो राइट वाला फिर से फ्लावरिंग है। ये सारी साइकिल आपके समझ में आएगी। इस प्रकार की साइकिल से आप मैंगो की अल्ट्रा हाई डेंसिटी खेती को कर सकते हैं। इसके बाद में 2-3 चीजों के ऊपर हम ध्यान देंगे, जो कि डिजीज और पेस्ट की बात होती है। सबसे इंपॉर्टेंट पेस्ट मैंगो में जो होती है वो मैंगो हॉपर। मैंगो हॉपर ये नुकसानदायक है, क्योंकि मैंगो हॉपर का अटैक ये फ्लावरिंग के बाद में होता है, फ्लावर्स के ऊपर होता है, और वहीं पे हमारे किसान भाइयों का नुकसान होता है। जब अल्ट्रा हाई डेंसिटी का पौधा हो, छोटा पौधा हो, तो आप हाथ से स्प्रे कर सकते हैं, आखिरी वाले ब्रांच तक, आखिरी वाले फ्लावर तक स्प्रे पहुंचता है, और हम मैंगो हॉपर से मैंगो को बचा सकते हैं। तीसरा जो मैंगो लीफ वेबर आप देख रहे हैं, जो ऐसा इस प्रकार का वहां नेट बना देता है, मैंगो स्टोन विविल है। मैंगो स्टोन विविल क्यों आता है, कैसे आता है? तो सचिन भाई मैं आपको बता देता हूं।
कम से कम 2010 साल तक, 8-9 साल तक हमारे देश से जापान और यूएस में मैंगो एक्सपोर्ट करने की कोई परमिशन नहीं। ओहो जी। हमारे देश के मैंगो को एक्सेप्टेंस नहीं था, बैन था। क्यों बैन? क्यों बैन था उसका ये कारण मैं आपको बता रहा हूं। जो मैंगो स्टोन विविल है, जो आम के अंदर निकलती है, आम तो पका है जी, और उसके अंदर जब काटते हैं, तोतापुरी को जब काटते हैं तो जुलाई के महीने में आप काटेंगे तो उसके अंदर एक विविल निकलेगा। जी जी। यदि हम केसर को भी लेट काटेंगे तो उसमें आपको विविल मिलेगा। और ये एक बात थी कि इंटरनेशनल मार्केट में हमारे आम को एक्सेप्टेंस नहीं था, बैन था उसके ऊपर। लेकिन जब जापान ने एक टेक्नोलॉजी डेवलप, उस टेक्नोलॉजी का नाम है वेपर हीट ट्रीटमेंट, VHT। जब VHT वाले ट्रीटमेंट से जब आम का VHT मशीन मुंबई के वाशी मार्केट में लगा, पूना में लगा, तब जाके हमारे आम को इंटरनेशनल मार्केट में एंट्री मिली। क्योंकि वेपर हीट ट्रीटमेंट में एक वेपर हीट ट्रीटमेंट के मशीन में आम को पास किया जाता है और करीबन फ्यू मिनट्स उसका टेम्परेचर जो है 45-50 के ऊपर लिया जाता है। उसमें जो भी अंदर जिस प्रकार का कीड़ा है, जिस प्रकार का जीव है, ये मरता है और उसके बाद में उस फ्रूट को एक्सपोर्ट किया जाता है। इसलिए आज यदि फ्रूट एक्सपोर्ट करना है तो वेपर हीट ट्रीटमेंट ये कंपलसरी है, VHT कंपलसरी है। और इस प्रकार से दूसरे जो है मिलीबग है, स्टेम बोरर है, मैंगो फ्रूट फ्लाई है। मैंगो फ्रूट फ्लाई मैंगो के ट्री के ऊपर जब फल होता है, जब पकने के तरफ चला जाता है, तब मैंगो फ्रूट फ्लाई लगती है और इसको हम स्प्रे करा के इस प्रकार के फास्फोमिडान जैसा स्प्रे, हापर थ्रिप इसके लिए, इमिडा है, फेंथियन है, डायमिथोएट है, बहुत सारे सिस्टेमिक इंसेक्टिसाइड है कि जो आप यूज करके ये सकिंग जो इंसेक्ट है इसको कंट्रोल कर सकते हैं। मिलीबग है, हापर है, थ्रिप्स है, माइट्स है, इसको आप कंट्रोल कर सकते हैं। उसके बाद में साइपरमिथ्रिन जैसा जो केमिकल है, इस प्रकार का डेमेटॉन जैसा जो केमिकल है, डेल्टामेथ्रिन जैसा जो केमिकल है, इससे आप फ्रूट बोरर को कंट्रोल कर सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, स्टोन विविल जो होता है, इसको हमें कंट्रोल करने के लिए फ्लावरिंग और फ्रूट सेटिंग के टाइम पे यदि हमने इंसेक्ट को कंट्रोल नहीं किया तो हम स्टोन विविल को कंट्रोल नहीं कर सकते। क्योंकि स्टोन विविल की जो फ्लाई है, ये जब फ्रूट डेवलपमेंट, फ्रूट सेटिंग होती है, उस फ्रूट सेटिंग के टाइम पे छोटा जो एक बारीक मनी जैसा फ्रूट होता है उसके अंदर एग लेकर देती है और उसके बाद में उसकी डेवलपमेंट आने वाले 4 महीने में होती है। और उसके बाद में विविल हम बोलते हैं ना कि देवाची करणी आणि नारळात पानी, मतलब नारियल में पानी कैसे आया? हाँ, ये तो भगवान की दुआ है कि नारियल में पानी आए, लेकिन यहाँ भी है कि हमारी कैसी मैनेजमेंट है, उस हिसाब से इस कोई ऊपर से अनटच है लेकिन अंदर विविल बैठा है, जाने का कोई रास्ता नहीं है और कैसा वो चक्रव्यूह में अभिमन्यु जैसा फंस गया है। ये बात हमें यदि ध्यान में लेनी है तो मैंगो हॉपर को कंट्रोल करना है, मैंगो स्टोन विविल को कंट्रोल करना है। इस प्रकार ये पाउडरी मिल्ड्यू आप देखिए, एंथ्रैक्नोज आप देखिए, आम में यदि सबसे ज्यादा नुकसान होता होगा तो पाउडरी मिल्ड्यू और मैंगो हॉपर से होता है। ये बीमारी और वो कीड़ ऐसी है कि जिसमें किसान का नुकसान होता है। तीसरा जो है गमोसिस है, बैक्टीरियल कैंकर बहुत ज्यादा पैमाने पे नहीं है। लेकिन चौथा जो मुद्दा है वो है डिक्लाइनिंग ऑफ मैंगो, और डिक्लाइनिंग ऑफ मैंगो ये ओवरऑल मैनेजमेंट का पार्ट होता है। मैंगो में पाउडरी मिल्ड्यू सबसे अहम इंपॉर्टेंट पेस्ट डिजीज है, जो कि ये फंगस फ्लावर के ऊपर ग्रो होती है। जैसे ही फ्लावरिंग हो गया और बादल छा गए तो हमारे बनाना के किसान बड़े खुश हो जाते हैं, लेकिन जब बादल छा जाते हैं तो आम का किसान और अंगूर का किसान और अनार का किसान बड़ा दुखी होता है, क्योंकि उसको मालूम है जब छोटी सी बारिश आई और बादल छा गए तो पाउडर मिल्ड्यू आना है। पाउडर मिल्ड्यू को यदि कंट्रोल करना है तो एकदम सिंपल बात है, जो कि माइक्लोब्यूटानिल जैसा है, वेटेबल सर्पर है, हेक्साकोनाजोल है, प्रोपिकोनाजोल है, टॉपिकोनाजोल है, यम पंचाइलिस है, बाविस्टिन है। इस प्रकार के फंजिसाइड हम उसके ऊपर स्प्रे कर सकते हैं। 1 ग्राम 1 लीटर में, 2 ग्राम 2 लीटर में, 1 ml 1 लीटर में।
ये सारा जो प्रेजेंटेशन है ये हमारे कृषक जगत के पास रहेगा। सारे किसान भाई इसका फायदा बाद में भी ले सकेंगे। मुझे और एक चीज जाते जाते आपको बतानी है कि बहुत सारे किसान भाइयों के मन में कुछ क्वेश्चन है, तो हम सचिन भाई को बताएंगे कि आप उनके क्वेश्चन भी लीजिए, उनके क्वेश्चन का आंसर भी हम देंगे। लेकिन जब इस तंत्रज्ञान को हम अडॉप्ट करते हैं तो आप देखिए इस ऑर्चर्ड का इस ऑर्चर्ड की एज 15 साल की ऑर्चर्ड की एज देखिए और 15 साल का अल्ट्रा हाई डेंसिटी का पौधा आप देखिए, इतना बढ़िया फ्रूटिंग आज भी दे रहा है। इस प्रकार का हम एक प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि जिस प्रोजेक्ट के माध्यम से किसान भाइयों को गाइड कर रहे हैं कि आपको आम का प्लांटेशन क्यों करना है, आम के पौधे किस प्रकार से होने चाहिए, कैसी गुणवत्ता होने चाहिए, और इस प्रकार से फार्मर्स को ट्रेनिंग दे रहे हैं। अभी ये किसान आप देखिए जी वेंकट रेड्डी, ये जी वेंकट रेड्डी लास्ट 8 साल से अल्ट्रा हाई डेंसिटी की खेती कर रहे हैं। ये विलेज साधु है, डिस्ट्रिक्ट चित्तूर के है। दूसरे किसान भाई आप देखिए ये भी चित्तूर डिस्ट्रिक्ट का है। आप देखिए नीचे बैठे हैं और उनके सर के ऊपर आम लगे हैं। तो ये जो मॉडल आप देख रहे हैं ये देखिए अल्ट्रा हाई डेंसिटी। आपको लगेगा हम कोई एनिमेटेड पिक्चर देख रहे हैं, कुछ गूगल से पिक्चर सर्च करके डाला है, लेकिन सिमरेड्डीपल्ली नाम का विलेज है चित्तूर डिस्ट्रिक्ट में और हमारे भारती नाम के किसान है। देखिए कितना बढ़िया अल्ट्रा हाई डेंसिटी। ये अपने यश जय कुमार नाम के किसान है, देखिए कितना बढ़िया ऑर्चर्ड उनका है, लेकिन हाइट देखेंगे तो अपने सर के बराबर। तो इस प्रकार से आम की खेती हम कर सकते हैं। इस प्रकार से छोटे छोटे पौधे से हम कितनी जमीन भी बंजर है। आप देख रहे ओरिजिनल किसान के खेत का फोटो है, कितना घास भरा हुआ है, लेकिन पौधे के ऊपर फल कितने अच्छे हैं। और इस प्रकार से यदि आप देखेंगे ये अपने मध्य प्रदेश देवास के INS फाउंडेशन जो है इनका प्लांटेशन है। तो इस प्रकार से ये सारे तंत्रज्ञान को यदि हम समझते हैं, प्लांटिंग मटेरियल से लेके, लगाने से लेके, क्रॉप आर्किटेक्ट से लेके, क्रॉप कैनोपी को लेके, न्यूट्रिशन मैनेजमेंट को लेके, वाटर मैनेजमेंट को लेके, फ्रूट मैनेजमेंट को लेके, फ्रूट केयर मैनेजमेंट, पोस्ट हार्वेस्ट, प्रोसेसिंग, ये सारे कंसेप्ट को यदि हम लेके चलते हैं तो हमारे किसान भाई डेफिनेटली आम की खेती में बहुत अच्छा पैसा कर सकते हैं। ये इतनी सारी वैरायटीज जैन इरिगेशन के नर्सरी में उपलब्ध है। और ये आप देखेंगे ये एक मिशन लेके जैन इरिगेशन चल रहा है और जिसमें कृषक जगत हमको काफी जगह पे हर टाइम हमें सपोर्ट कर रहा है। क्या इस मिशन है? हाउ कैन यू ट्रिपल योर यील्ड, हाउ कैन यू ट्रिपल योर यील्ड, हाउ कैन यू डबल द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ मैंगो। हम मैंगो की आमदनी को कैसे बढ़ाए, हम मैंगो की प्रॉफिटेबिलिटी को कैसे बढ़ाए। यदि इन सारी चीजों को हम देखते हैं तो आपके समझ में आएगा कि आम की खेती में इसकी लागत यदि आप देखेंगे तो पौधे से लेके, ड्रिप से लेके, सब कुछ लेके पहले साल हमको सिर्फ 40,000 रुपए की इसकी लागत है। लेकिन तीसरे साल में यदि हम उत्पादन 5 टन का उत्पादन लेते हैं और यदि हम सिर्फ 10 रुपए से तोतापुरी मैंगो को बेचते हैं तो तीसरे साल से 50,000 रुपए प्रति एकड़ से किसान कमाता है। जब हम केसर की बात करते हैं, जब हम अल्फांसो की बात करते हैं, केसर मैंगो की बात करते हैं, आपने देखा कि चौथे और 5वें साल में 5 टन प्रति एकड़ केसर आए। यदि 5वें साल में हम 5 टन प्रति एकड़ अल्ट्रा हाई डेंसिटी का प्रिसाइज मैनेजमेंट का अच्छे गुणवत्ता का केसर निकालते हैं तो किसान अपने खेत से 30 रुपए किलो से केसर बेच सकते हैं। 5 टन यदि केसर हमने निकाला, 30 रुपए किलो से यदि हमने बेचा तो 1.5 लाख रुपया प्रति एकड़ हम एक साल में आम के खेती से ले सकते हैं। यदि हम हाईएस्ट प्रोडक्टिविटी की 6वें 7वें साल की बात करते हैं, 5वें 6वें साल की बात करते हैं, 6वें साल में यदि हमने 7 टन 8 टन का केसर लिया और यदि हमने 10 टन तोतापुरी तो हर साल ले रहे हैं, प्रोसेसिंग के लिए तो तोतापुरी जा रहा वो 15 से 20 किलो का रुपए से जा रहा और फ्रेश फ्रूट में जो तोतापुरी जा रहा वो भी 15 से 20 रुपए पर केजी से जा रहा।
यदि इस प्रकार का यदि हम इकोनॉमिक्स इसका देखें तो लागत कम है, उत्पादन ज्यादा। आप देखते हैं कि यदि फार्म टू होम इस प्रकार का कॉन्सेप्ट, एक आखिरी बात आप लोगों को मैं बताऊंगा जी कि एक आखिरी बात आपको बताऊंगा कि आम का जितना इम्पोर्टेंट हमारे डाइट में है, लेकिन एक दुख की बात आम के फल में है कि आज भी हमारे देश में आम के राइपनिंग का साइंटिफिक तरीका अपनाया नहीं जा रहा है। यदि आम का हार्वेस्टिंग हम राइट समय पे करें, पूरे मैच्योरिटी के साथ करें, और आम को यदि हम इथिलीन से राइप करें, सचिन भाई आपको मैं बताता हूं कि लोगों के मन में आज भी बहुत बड़ी आशंकाएं हैं, बहुत शंका उनके मन में, बहुत गहरी समझ उनके मन में है, गलतफहमियां उनके मन में है कि जब इथिलीन के द्रावण में हम आम पका रहे, जब इथिलीन का गैस यूज करके हम आम पका रहे, तो हम उसे समझते हैं कि हम केमिकल से आम पका रहे। लेकिन इथिलीन द्रावण से या इथिलीन गैस से आम पकाना, ये केमिकल से आम पकाना नहीं कहा जाता है। इथिलीन इज ए प्लांट ओरिजिनेटेड हार्मोन है, ये पौधे के बॉडी में ही निर्माण होता है, और ये आम के फल को पकाने की प्रक्रिया को ट्रिगर करके बाहर निकल जाता है। इट एक्ट एज ए कैटालिस्ट। ये पकने की प्रक्रिया में कहीं भाग नहीं लेता है, प्रक्रिया की प्रक्रिया में हिस्सा नहीं लेता है। इसीलिए इथिलीन से जो आम पकाए जाते हैं, इसे साइंटिफिक तरीका कहा जाता है, क्योंकि आम के पौधे में ही इथिलीन है। जब एक आम पक गया है और एक पेटी में 12 आम आपने रखे, उसमें 11वां आम आपने पका हुआ रखा, तो वो सारी पेटी 6 से 7 दिन के अंदर अपने आप पक जाएगी, क्योंकि एक जो पका हुआ आम है ये दूसरे आम को इथिलीन सप्लाई करेगा और वो आम पक जाएंगे। आम की या बनाना की राइपनिंग यूनिफॉर्म नहीं होती है, और इसीलिए इथिलीन का यूज किया जाता है। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि आज भी आम में बड़े पैमाने पे कार्बाइड यूज होता है, और कार्बाइड इसलिए यूज किया जाता है, कार्बाइड इज कार्सिनोजेनिक, कार्बाइड इज हार्मफुल, कार्बाइड इज बैन। कार्बाइड ये फूड एंड ड्रग अडल्ट्रेशन एक्ट 1955 धारा 44AA के तहत बैन है। कार्बाइड एक कार्सिनोजेनिक है। कार्बाइड यूज करना देश में 1955 में बैन किया है, लेकिन अभी भी कार्बाइड उपलब्ध है। कार्बाइड से पकाया आम सेहत के लिए अच्छा नहीं है, और इसीलिए यदि सिंपल सा इथिलीन का लिक्विड या गैस हम यूज करते हैं, तो हम साइंटिफिक तरीके से हेल्दी आम हम हमारे कंज्यूमर को, हमारे खाने वाले को दे सकते हैं। और ये हमारे किसान भाइयों के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कि साइंटिफिक खेती आम की आप करें, साइंटिफिक तरीके से आम को आप पकाए, तो हर कोई ग्राहक 70-80 रुपए का केमिकल कार्बाइड से राइप आम नहीं खरीदेगा। लेकिन आप जब कहोगे कि ये नेचुरली राइप आम है, तो खाने वाला आपको 100 रुपया किलो आम को देगा। और यदि आप खुद आम पका के 100 रुपए किलो आजू बाजू के शहर में, गाँव में आप बेचेंगे, 5 से 10 टन का उत्पादन प्रति एकड़ आप निकालोगे, तो इसका इकोनॉमिक्स क्या होगा आप समझ सकते हैं। मेरे पास बहुत सारे किसान हैं कि जो किसान भाई 4-4, 5-5 लाख रुपए आम की खेती से कर रहे हैं, लेकिन हमें हमारी मानसिकता को बदलना है कि आम की खेती पैसा देने वाली खेती है, इसको पहले मानना है, और मान के उस प्रकार से उसकी परवरिश करना है, उस प्रकार से उसका मैनेजमेंट करना है, तंत्रज्ञान को अडॉप्ट करना है, पूरे पैकेज को अडॉप्ट करना है। और यदि हम ये करते हैं, तो मैं विश्वास के साथ आपको कहता हूं कि आम की खेती किसान को आमदनी देने वाली खेती हो सकती है, किसान की लाइफ बदलने वाली खेती हो सकती है, लेकिन उतने साइंटिफिक तरीके से हमको उसके ऊपर देखना पड़ेगा। जब 1 एकड़ बनाना के ऊपर आप 1.5 लाख रुपया, हमारे बड़वानी के किसान 1,20,000 रुपया, 1,30,000 रुपया जब 1 एकड़ बनाना के लिए हम खर्चा कर सकते हैं, तो 50,000 रुपए हम आम की खेती के लिए क्यों नहीं खर्चा कर सकते। इसलिए मैं इस माध्यम से हमारे बोंद्रिया साहब और उनकी सारी टीम को बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इतने अच्छे जो आम किसान की लाइफ बदलने वाली फसल है, कम खर्चे में कम पानी में आने वाली फसल है, और जिसकी मार्केट में डिमांड है, ऐसी फसल के ऊपर आपने
साहब आपने ये प्रोग्राम का आयोजन किया। आपका और जो हमारे डेलीगेट्स वेबिनार में ज्वाइन हुए वो सारे किसान भाइयों को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। थोड़ा टाइम आपका लिया, इसके लिए क्षमा चाहते हैं। और नहीं, बहुत अच्छी जानकारी दी डॉक्टर साहब आपने, और बहुत पूरे सिनेरियो आपने, पूरे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सिनेरियो को आज आपने हमारे किसान भाइयों के साथ यहाँ शेयर किया। उसके लिए कृषक जगत की टीम की ओर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन डॉक्टर साहब, जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि हम बाद में प्रश्न लेंगे, तो हमारे सामने अभी वेबिनार पे लोकेश आरेकर जी अपना हाथ उठाए हुए हैं। वो आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। लोकेश जी, अपना माइक चालू करके आप पूछें डॉक्टर साहब से प्रश्न। यस सर। गुड आफ्टरनून सर, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग लोकेश जी, बोलिए, आपका परिचय भी दे दीजिए, कहाँ से हैं आप? मैं लोकेश आरेकर, मेरा गांव है सरीगाम, वलसाड डिस्ट्रिक्ट, गुजरात में। बढ़िया बढ़िया। अच्छा, गुजरात से हैं। ओके जी, बोलिए। तो मेरे फोर फादर्स आम की खेती और पैडी की खेती करते थे। जी जी। तो जब मुझे करने के लिए मौका, MSc एग्रीकल्चर फ्रॉम दापोली एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। बढ़िया बढ़िया। अमोल चौधरी आपके जो एम्प्लॉय है, वो भी मेरे खास मित्र है, मेरे बैचमेट है जी। उन्होंने ही मुझे कहा कि ये सेमिनार है, कभी भी कुछ भी रहता है इंफॉर्मेशन मैंगो के बारे में तो वो देते हैं जी। और मैंने अभी 10 साल से हाई डेंसिटी प्लांटेशन, इतना 4x2 तो नहीं पर 20 फीट्स बाय 20 फीट्स रख के मैंने किया है ड्रिप इरिगेशन में। बिकॉज हमारा जो एरिया है सर, वो एरिया है टोटली मुंबई से ह्यूमिड क्लाइमेट का एरिया है, जलगांव जैसा नहीं है। तो 4 महीने बहुत बारिश होती है जी। तो वेजिटेटिव ग्रोथ इतनी हो जाती है कि प्रूनिंग इमीडिएटली हो नहीं सकता, क्योंकि 7 जून 10 जून तक बारिश चालू हो जाती है। तभी भी मैं प्रूनिंग करता हूँ, क्योंकि हर साल प्रूनिंग करने के बाद मैंने देखा है कि उसका फ्लावरिंग और वो अच्छा आता है, आम भी अच्छे आते हैं। बढ़िया। मैंगो वैरायटी में अल्फांसो है, पेसर है, और तीसरी तोतापुरी। जैसे हमने कहा तो बाउंड्री में मैंने तोतापुरी लगाया, क्योंकि चोरी होती है हमारे यहाँ, थोड़ा ट्राइबल बेल्ट है तो चोरी होती है, तो अल्फांसो के लिए टच नहीं होगा पर तोतापुरी चला जाएगा। तो तोतापुरी अच्छा आता है, हर साल आता है। लोकेश जी, थोड़ा संक्षिप्त में प्रश्न करें। हाँ, तो प्रश्न ये है सर कि प्रूनिंग के लिए समय नहीं होता है तो कैसे हम लोग मैनेज करें? देखिए, ऐसा है, यदि आपकी कैनोपी कंट्रोल में है, बराबर, हाँ। तो जब भी आपका हार्वेस्ट हो जाता है तो हार्वेस्ट होने के बाद में कम से कम तुरंत आपको जो स्टॉक होता है ना, फ्लावर स्टॉक, बराबर, कम से कम उसको आप तुरंत काट दीजिए। ओके। हाँ, उसको यदि आपने तुरंत काट दिया तो क्या होगा कि वहां पे आपको नई ग्रोथ आएगी। ओके। बराबर, और कम से कम अगले साल का आपको फसल आप उसमें ले सकते हैं। मतलब कैनोपी आपको तकलीफ नहीं दे रही, क्रिस क्रॉसिंग नहीं हो रहा, ओवरलैपिंग नहीं हो रहा, बराबर। तो एक आधा साल आपका मिस हुआ तो इतना तकलीफ नहीं है, लेकिन जो फ्लावर स्टॉक है उस फ्लावर स्टॉक को हार्वेस्टिंग के बाद में तुरंत निकाल देना जो पॉसिबल है, इजी ऑपरेशन है, उतना यदि आप कर सकते हैं तो नेक्स्ट ईयर की फसल आप एश्योर कर सकते हैं। फिर दूसरे साल कोई भी हालत में मतलब आपको प्रूनिंग नेक्स्ट ईयर तो जरूर करना ही करना है, एक साल आप इसमें डेफिनेटली पास ऑन कर सकते हैं। जी, धन्यवाद डॉक्टर साहब। दूसरी बात यह है कि आपको पैक्लोबुट्राजोल यूज करना ही करना है, बराबर। ये दो चीजें आपने की है तो आप आने वाले समय में भी आपको फ्लावरिंग अच्छी मिलेगी। जी सचिन साहब। एक और प्रश्न है आरेकर जी का कि कंसंट्रेशन क्या होना चाहिए इथिलीन का राइपनिंग के लिए? राइपनिंग के लिए ऐसा है, 100 ppm का कंसंट्रेशन आप ले सकते हैं, बराबर। हाँ, आपको डिपिंग करना है, गैसिंग करना है। डिपिंग में आप 100 से 300 ppm तक जा सकते हैं और गैसिंग में आप 100 से 150 ppm तक जा सकते हैं। राइपनिंग में जैसे बनाना में साइकिल 5 दिन की है तो मैंगो में साइकिल 7 दिन की है, बराबर। इस प्रकार से आप कर सकते हैं। और जो बनाना के राइपनिंग चेम्बर है उसी प्रकार का राइपनिंग चेम्बर आपको आम के लिए करना है, या वेंटिलेटेड राइपनिंग चेम्बर आपको करना है कि जहाँ इवेपोरेटिव कूलिंग होता है, मतलब ग्रीन हाउस की जो टेक्नोलॉजी है वो राइपनिंग चेम्बर में यूज हो सकती है। तो एक हुआ हाई कॉस्ट मॉडल, दूसरा हुआ लो कॉस्ट मॉडल।
बराबर। हाँ, जी। दोनों में आपने ह्यूमिडिटी और इथिलीन का पीपीएम दोनों मेंटेन किया, टेम्परेचर 20 to 25 डिग्री के बीच में आपने मेंटेन कर दिया, तो बढ़िया यूनिफॉर्म राइपनिंग मैंगो का आपको मिलेगा। जी बराबर। ठीक, धन्यवाद। एक हमारे जयंत डागा जी हैं, वो पूछ रहे हैं जी, कि गहरी काली मिट्टी में हाई डेंसिटी मैंगो प्लांटेशन सफलतापूर्वक किया जा सकता है क्या? डागा साहब, आप गहरी काली मिट्टी में मैंगो प्लांटेशन करना वैसे रिस्की बात है, क्योंकि वहां यदि ड्रेनेज नहीं है तो बहुत तकलीफ वाली चीज है। लेकिन वहां पे आप इसी अल्ट्रा हाई डेंसिटी को थोड़ा सा स्पेसिंग बढ़ाइए रोव के अंदर का। जी मतलब जहां 4/2 आप ले रहे, वहां आप 4.5/2 मतलब 4.5/2 आप लेते हैं, मतलब आप 15/6 पे चले जाते हैं, तो आप मेड बड़ी बना सकते। बेड यदि आपने बड़ा कर लिया तो बेड के ऊपर स्ट्रेस देना आपको पॉसिबल है। यदि बेड तो आप ब्लैक कॉटन सॉइल में भी आम कर सकते हैं, लेकिन आपको ड्रेनेज, बेड और कल्टार का यूज करना कंपलसरी है। जी। ये एक हमारे माइंड स्पार्क विलोमेशन माइंड स्पार्क से पूछ रहे हैं जी, कि इसका पीपीटी मिल सकता है क्या? तो मैं उनको बताना चाहता हूं और सभी किसान भाइयों को बताना चाहता हूं कि ये पीपीटी जो डॉक्टर साहब ने यहाँ पर अभी प्रेजेंटेशन में दिखाया है, ये उसमें जुड़ा हुआ है। तो साथियों, डॉक्टर साहब आपकी तारीफ ज्यादा आ रही है कमेंट्स में, लोग ये पूछ रहे हैं कि अच्छी जानकारी दी आपने। शायद मुझे लगता है कि कोई ऐसा पहलू नहीं है कि अभी कुछ छूट गया होगा। और मैं आपका अब इसी के साथ इस कार्यक्रम का समाप्त करता हूं और आपका सभी किसान भाइयों का बहुत बहुत आभार। हेलो, विशेष रूप हाँ से नमस्कार। डॉक्टर साहब का हेलो। आभार। ये संग्राम कुलकर्णी जी कुछ पूछना चाहते हैं। जी 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 संग्राम कुलकर्णी जी जल्दी पूछें, समय की सर कमी है हमारे सर पास। नमस्कार सर, मैं सांगली से हूँ, महाराष्ट्र। जी जी मुझे ये पूछना था कि सर हमारे यहाँ पे कोकण बहुत नजदीक है, तो वहाँ पे कल्टर का जो यूज है ये गलत माना जाता है, ऐसी यहाँ पे मानना है। तो वो मतलब कितना सच है कितना झूठ है? यहाँ पे सब बोलते हैं कि कल्टर यूज मत करो करके। नहीं, ऐसा है कुलकर्णी जी कि कल्टार यूज करना गलत नहीं है, क्योंकि ये साइंटिफिकली प्रूवन टेक्नोलॉजी, बराबर। ओके। कल्टार जी, में इसके बारे में आपने बताया कि किसानों में काफी मिथ्या है ये। एग्जैक्टली हाँ तो जी कुछ हेलो। किसान भाइयों का ऐसा लगता है कि इससे पौधे का एज कम होता है, बराबर। बराबर सर, पौधे की बराबर। लाइफ कम होती है, ऐसा किसान भाइयों को लगता है। लेकिन अल्ट्रा हाई डेंसिटी में वैसे भी हम 50 साल पौधा रखने वाले नहीं है, बराबर। बराबर। हाँ, मतलब हेलो, ये नमस्कार सर। जी जी हेलो। जी जी अभी हेलो। आपका ये प्रश्न हो जाए, इनका सांगली हाँ, से हमारे किसान भाई पूछ रहे हैं, फिर मैं आपको बुलाता हूँ। क्या शुभ नाम आपका? मेरा नाम जगदीश भाई। हाँ जगदीश जी, मैं आपको लेता हूँ लाइन पे। डॉक्टर साहब हो ठीक गया ठीक इनका? हाँ, या हो ठीक गया। ठीक है। इसलिए कल्टार यूज करना सेफ है, कोई प्रॉब्लम नहीं। कोई दिक्कत नहीं है। ओके वैभव सर, चावड़ा जी, वैभव चावड़ा जी आप कुछ पूछना चाहते हैं? पहले अपना परिचय दें और फिर आप प्रश्न करें डॉक्टर साहब से। नमस्ते, मैं वैभव चावड़ा बोल रहा हूँ, रायपुर छत्तीसगढ़ से। जी जी वैभव जी बोलिए, प्रश्न पूछिए। मेरा प्रश्न था, हमें कौन सी वैरायटी यूज करनी चाहिए जहाँ अपने को जैसे फल लग जाते हैं तो बहुत तूफान आते हैं तो उसके कारण फल गिर जाते हैं, तो ऐसी कोई वैरायटी बताइए कि जो उससे टॉलरेंस हो हाई स्पीड या थंडरस्टॉर्म से। नहीं, ऐसा है वैभव जी, देखिए इस तंत्रज्ञान की एक खूबी इतनी अच्छी है कि आप वैरायटी कोई भी लगा दीजिए, बराबर। वो बेनिशन हो, आम्रपाली हो, केसर हो, अल्फांसो हो, लालबाग हो, कोई भी हो, आप वैरायटी कोई भी लगाए तो आप कैनोपी को इतना कम रख रहे हैं,
कि जो आपकी तकलीफ आंधी तूफान की है, हाइट कम होने से पहले वो प्रश्न सॉल्व हो गया। और दूसरी बात, यदि आप छत्तीसगढ़, रायपुर, दुर्ग में रहते हो तो उस एरिया में कभी कभी तेज हवाएं आती है, अपन वहां बनाना में बहुत बड़े पैमाने पे लगाते हैं, तो आप वेस्ट साइड से उसको कैजुरीना का प्लांटेशन कर दीजिए, ताकि हम स्ट्रांग विंड ब्रेक को लगाए। कि विंड ब्रेक यदि स्ट्रांग है कि कितने भी मतलब 60 किलोमीटर 50 किलोमीटर पर आवर से भी विंड चले, तो उसकी तकलीफ आम के ट्री को ना हो, इस प्रकार का एक विंड ब्रेक आप लगा देते हैं तो आप ये जो समस्या है इसको सॉल्व करते हैं। दूसरा, पौधे की हाइट ही छोटी होने से ये विंड को ससेप्टिबल नहीं है। जब पौधा बड़ा होता है तब फ्रूट ड्रॉपिंग की समस्या बहुत बड़े पैमाने पे आती है, लेकिन जब हाइट कम है तो आपकी विंड की तकलीफ कम है। फिर भी एक साइड से आप कैजुरीना ईस्ट वेस्ट यदि आप लगा देते हैं तो आपको फ्रूट ड्रॉपिंग की समस्या नहीं आएगी। जी, धन्यवाद। अमित प्रकाश जी, आपका कोई प्रश्न है? अमित प्रकाश जी, चलिए जगदीश जी आप अपना प्रश्न कर लीजिए जब तक। जगदीश कनेरिया जी, आपका परिचय। नमस्कार प्रभु, नमस्कार। मैं वैसे बलसाड़ से बोल रहा हूँ। मैं आपके साथ जलगांव आया था, आपसे मिला भी हूँ। तो हमारे इधर सेलवास में हमारा आम का बगीचा है, तो उसमें हमने वो पुरानी पद्धति से लगाया है, तो उसमें अभी नई पद्धति से ये जो प्लांटेशन करने का है तो हो सकता है क्या नहीं। और दूसरा, हमारा दूसरा 50 जगह देवभूमि द्वारका है, तो वहाँ नए तरीके से हमको ये आम का प्लांटेशन करने का है, तो हो सकता है कि और कंपनी की ओर से हमको मटेरियल, प्लांटेशन, ड्रिप सब पूरा मार्गदर्शन के साथ का है, तो क्या कंपनी कर सकती है? जगदीश भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत। जरूर आपको सहयोग करेंगे, क्योंकि सेलवास एक बहुत अच्छी जगह है जहाँ काफी अच्छी ड्रेन वाली सॉइल है, बराबर, काफी अच्छा वहाँ का मार्केट भी अच्छा है क्योंकि इंडस्ट्रियल एरिया है, करेक्ट, हाई रेनफॉल एरिया है, इसलिए जमीनी का पीएच कम है और जमीन का पीएच कम होने के कारण गुणवत्ता अच्छी मिलती है। वहाँ हर साल हमें डॉक्टर राजेश रोहित सर के हॉस्पिटल जिनका है, उनके यहाँ से केसर की आम की पेटी आती है, तो आप जरूर नया प्लांटेशन कीजिए। और पुराना प्लांटेशन यदि 20 बाय 20 पे होगा तो आपकी कैनोपी को मैनेज करके 20 बाय 10 पे जरूर ला सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए आपकी कंपनी की ओर से कोई व्यक्ति आ सकता है कि कुछ बता सकते हैं? जरूर, मेरा नंबर आप बोंडिया साहब से ले लीजिए, जरूर हम हमारे एग्रोनॉमिस्ट को भेजेंगे। जी हाँ, जी पाटिल साहब जी। हेलो सर। बिल्कुल। आप सौराष्ट्र में जो जगह है हमारी, वहाँ भी करने का नया, वहाँ तो खुली जगह है, मगफली और कपास लेते हैं, वहाँ आम की खेती हो सकती है क्या नहीं? बहुत अच्छा हो सकता है। सौराष्ट्र की एक ही तकलीफ है, वहाँ पानी के ईसी पीएच को चेक करना पड़ेगा क्योंकि वहाँ 5 तक ईसी है। हाँ, पर जो रूट स्टॉक 3 ईसी तक टॉलरेट कर सकता है वो अभी कमर्शियली उपलब्ध नहीं है। आप पानी और जमीन का टेस्टिंग कीजिए, फिर सौराष्ट्र का डिसीजन लेंगे। वहाँ पानी का ईसी बहुत ज्यादा है। जी ठीक है। हाँ, वो करके हमें आप कीजिए रिपोर्ट। हेलो सर। हेलो सर जी, आपका हेलो सर जी। हाँ, मैं सयाजी गायकवाड़ बारिशी सोलापुर डिस्ट्रिक्ट से बोल रहा हूँ, महाराष्ट्र से। बोलिए गायकवाड़ जी। सर हाँ सर, कल्टर का यूज कौन से कितने साल के आप करीबन कौन सा वैरायटी अच्छा है? तो जो अल्टरनेट बेरिंग वाली वैरायटी है, से फॉर एग्जांपल कि केशर अल्टरनेट बेरिंग है, केशर थोड़ा शाय बेरिंग है, अल्फांसो पूरा अल्टरनेट बेरिंग, बराबर। हाँ सर। रत्ना भी अल्टरनेट बेरिंग है। तो जो भी अल्टरनेट बेरिंग की वैरायटी है उसमें कल्टार हम तो 5वें साल के बाद में तुरंत कल्टार यूज कर रहे हैं, क्योंकि 5 साल के बाद आप कल्टार यूज कीजिए, कोई तकलीफ नहीं है। कल्टार ये स्ट्रेस मैनेजमेंट का टेक्नोलॉजी है, बराबर। कल्टार के पौधे को आर्टिफिशियल स्ट्रेस दे रहा है और उसके बाद में आप इरिगेशन और न्यूट्रिशन मैनेजमेंट इतना अच्छा कर रहे हैं
कि जो प्रोफ्यूज फ्लावरिंग आ रही है उसकी आपको गुणवत्ता लेने के लिए बाकी का मैनेजमेंट आप करते हैं। बराबर है। इसलिए कल्टार आप कोई भी वैरायटी में यूज कर सकते हैं, सिर्फ तोतापुरी में जरूरत नहीं है, क्योंकि तोतापुरी इज हाईली रेगुलर बेयरर। बराबर। यस सर, यस सर। या। और जी। बार्शी का और तो सोलापुर निचरे वाली है, तो बार्शी में तो ज्यादा इशू नहीं है। जैसे कि बलसाड़ के अपने जगदीश भाई के इशू है, ऐसे इशू बार्शी के नहीं अच्छा, है। आप ये गायकवाड़ जी बार्शी से हैं क्या? हाँ, यस सर, सोलापुर। अच्छा अच्छा बार्शी। अच्छा अच्छा जी, वहाँ का सीताफल बड़ा फेमस है। हाँ सर। जी जी। अच्छा डॉक्टर साहब, एक श्रीकांत देसाई जी फेसबुक से हमसे प्रश्न कर रहे हैं कि अल्ट्रा हाई डेंसिटी मैंगो प्लांटेशन कितने साल चलता है, इसकी एक एस्टिमेटेड लाइफ कितनी है? कम से कम आप 20 साल मान के चलिए, 15 साल का ऑर्चर्ड अपने पास खड़ा है। 20 से 25 साल अल्ट्रा हाई डेंसिटी आप चला सकते हैं, लेकिन हमारी एकदम क्लियर राय है कि जब भी इस प्लांटेशन को डेवलप करने के लिए सिर्फ 3 साल लगते हैं। बराबर। जो कंसेप्ट हमने अनार में सेट किया कि अनार 25-25 साल किसान रखते थे, अभी हम 15 साल में अनार निकाल डालते, क्योंकि अनार में वेटिंग पीरियड सिर्फ 15 महीने का है, लेकिन मैंगो में वेटिंग 3 साल का है। 2 साल हम इंटरक्रॉपिंग ले रहे हैं। 20 साल ज्यादा से ज्यादा आप आम की खेती अल्ट्रा हाई डेंसिटी में कीजिए, उसके बाद में चेंज करें। डॉक्टर साहब, मनीष कुमार जी पूछ रहे हैं कि एयर लेयर अच्छी नहीं होती है क्या मैंगो में? मैंगो में एयर लेयरिंग के लिए तकलीफ है, क्योंकि मैंगो ये लिटिल बिट हार्ड वुड है। थोड़ा डॉक्टर साहब, मुझे हमारे सभी साथियों को ये प्रश्न को भी थोड़ा विस्तार से समझा दें, क्योंकि मुझे थोड़ा सा इस टर्मिनोलॉजी से सब लोग शायद वाकिफ नहीं होंगे। नहीं, ऐसा है, एयर लेयरिंग जो होता है इसको बूटी कहा जाता है। जैसे अनार में होती है, जैसे नींबू में होती है, बराबर, जैसे गुआवा में होती है। एयर लेयरिंग हम जहां कर सकते हैं, ये ब्रांच होती है, ब्रांच का बार्क निकाला जाता है और इस बार्क के ऊपर बार्क निकाल के स्पैग्नम मॉस लगा के उसको टाइड अप किया जाता है, ताकि ये कैलस फॉर्मेशन होके वहां से रूटिंग आए और कट करके जमीन में जी। दिस इज एयर लेयरिंग टेक्नोलॉजी। लेकिन आम में हमें रूट स्टॉक और सायन स्टॉक की जरूरत है। आम में अपने को ग्राफ्टिंग करना पड़ता है। आम में सायन स्टॉक अलग है, फल देने वाला पौधा अलग है, तो जड़ बनाने वाला पौधा अलग है। जी, मेरे बात को समझे? जिनका प्रश्न, किसका प्रश्न था ये? मनीष कुमार जी का। हाँ, मनीष कुमार जी। आम में दोनों चीजें अलग है, रूट स्टॉक अलग है, सायन स्टॉक अलग है, दोनों की यूनियन हम ज्वाइन कर रहे हैं। रूट स्टॉक का फंक्शन अलग है, सायन स्टॉक का फंक्शन अलग है। इसमें आम में एयर लेयरिंग रिकमेंडेड नहीं है और एयर लेयरिंग नहीं करते हैं। जी, शशिकांत जी पूछना चाहते हैं, गुणवत्ता वाले पौधे पाना बड़ी समस्या है, इसके लिए कहाँ से प्राप्त किया जा सकता है, ये आप अच्छे से बताएं। शशिकांत पाठक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप जलगांव आइए, बहुत हाईटेक मैंगो नर्सरी अपने पास है। सारे टेबल के ऊपर पौधे बनाए जाते हैं, रूट स्टॉक, सायन स्टॉक और मीडिया के अंदर, कप के अंदर, थैली में नहीं, पॉट के अंदर अपन पौधा बना के देते हैं और उसके जेनेटिक प्यूरिटी और हेल्थ को मेंटेन करते हैं। नर्सरी से आप ले सकते हैं। सब सेंट्रल इंडिया में कौन कौन सी वैरायटी आप रिकमेंड करते हैं तोतापरी के अलावा? सेंट्रल इंडिया में तो वेनिशन हमारे यहाँ होती है, तोतापुरी होती है, केसर अच्छा होता है, और ये जो आम्रपाली अपने यहाँ अच्छा होता है, बादाम अपने यहाँ अच्छा होता है। कोई इश्यू नहीं है। आप कोई भी, मतलब ये जो कमर्शियल वैरायटीज है दोनों तीनों, ये हम सेंट्रल इंडिया में अच्छे से ले सकते हैं। ये पौधे की कीमत क्या है केसर का? हेलो हेलो 150 रुपए पौधे की कीमत है, 150। ठीक है ठीक है ठीक है, नमस्कार, प्रणाम। जी जी। सर मेरा एक प्रश्न है। हेलो। हाँ, पाटिल साहब पाटिल बोल रहा हूँ जलगांव से। हेलो हेलो। हाँ, तुम्ही बोला पाटिल साहेब, पुन्हा बोलतो मी। हाँ, पाटिल साहब नमस्कार। मेरा प्रश्न ऐसा है कि मेरे पास में और यहाँ पर जो हाजिर है सभी किसान के पास कुछ न कुछ पौधे हैं, यानी बगीचे हैं, और बगीचे में बहुत सारी मोर्टिलिटी हो चुकी है। हाँ। तो हम गैप फिलिंग के लिए, अभी हमारे पेड़ भी मिसमैनेजमेंट की वजह से काफी बढ़ गए। दो चीज, एक तो कैनोपी मैनेजमेंट करना है, दूसरा
2 पेड़ों में 4 पेड़ों में जो अंतर पड़ गया है उसको हम अभी फिल करें क्या? नहीं, देखिए ऐसा है साहब, यदि पौधे में गैप ज्यादा है, स्पेस ज्यादा है, तो आप आराम से उसको गैप फिलिंग कर सकते हैं, लेकिन कितने % पौधे निकल गए हैं ये यदि आप ध्यान में लेंगे, और यदि परसेंटेज 50% से ज्यादा है तो बेटर है कि दोनों लाइन के बीच में आप नया प्लांटेशन कीजिए और 2-3 साल के बाद में आप पुराने ऑर्चर्ड को निकाल डालें। जी, एक तरीका हुआ। दूसरा तरीका, गैप यदि कम है, मतलब 10% 20% गैप है, तो आप गैप फिलिंग कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं, क्योंकि बड़े ऑर्चर्ड का भी आपको कैनोपी मैनेजमेंट करना है। छोटे ऑर्चर्ड जब तक 3 साल के बाद में फ्रूटिंग पे आ जाता है, दोनों तरीके से आप कर सकते हैं। जो पेड़ बढ़ गए हैं उसको हम कम कर सकते हैं? जो पेड़ मरे हैं उसकी बात आप कह रहे हैं? नहीं, बड़े मर गए हैं उसको तो हम फिल करेंगे, पर जिनकी हाइट बढ़ गई है, जो पेड़ बड़े हैं, उस बड़े वाले पेड़ का भी आप टॉपिंग कर सकते हैं। उसका रीजुनिवेशन टेक्निक है। रीजुनिवेशन टेक्निक से आप उसके ब्रांचेस को कम कर सकते हैं, लेकिन पूरी तरह से काट नहीं सकते। एक ब्रांच आपको दूसरी ब्रांचेस डेवलप होने तक एक जो फांदी है उसको रखना पड़ता है, नहीं तो पूरा पौधा मरने की शंका है, मतलब मर सकता है। थैंक यू डॉक्टर सर। हेलो पाटिल सर। हेलो पाटिल साहब जी, अपना नाम बताइए। पाटिल साहब आनंद गायकवाड बोलतो लातूरून। लातूर से। जी बोलिए। नमस्कार सर। इन सिटू प्लांटेशन अच्छा या रेडीमेड ग्राफ्ट लगाना अच्छा? नहीं, दोनों चीजें हैं। आप यदि इन सिटू ग्राफ्टिंग कर सकते हैं, बराबर, तो इन सिटू ग्राफ्टिंग ये कभी भी अच्छा है, जो थैली में बड़ा ज्यादा एज का पौधा लेने से बेटर है। लेकिन यदि आप 1 साल का पौधा बड़ी बैग के अंदर या कप के अंदर ले रहे, तो कोई इश्यू नहीं है। इन सिटू ग्राफ्टिंग की एक ही तकलीफ है कि आपको कम से कम 3 स्टोन वहां डालनी पड़ेगी, बराबर। उसमें से कितनी जर्मिनेट होगी, कितनी नहीं होगी, और आपने 2 ग्राफ्ट बनाए तो ग्राफ्ट यूनियन सक्सेस होना ये दूसरा पार्ट है। इसीलिए इन सिटू ग्राफ्टिंग ये आज से 15-10 साल पहले पॉपुलर था। आज इन सिटू ग्राफ्टिंग पॉपुलर नहीं रहा, बिकॉज ऑफ जब आप प्लांटेशन करते तो ग्राफ्ट यूनियन का जो सक्सेस रेशो है, ये सक्सेस रेशो फील्ड में कम आता है, क्योंकि उस प्रकार का माइक्रो क्लाइमेट नहीं मिलता है। इसलिए इन सिटू ग्राफ्टिंग कम हुआ और रेडीमेड ग्राफ्टिंग का बढ़ा। लेकिन इन सिटू ग्राफ्टिंग इसमें कोई डाउट नहीं। सर लोग 4-4 साल के ग्राफ्ट लगा रहे ऊंचे, ये गलत बात है ना? बड़े एज के पौधे लगाना गलत बात है, कि बड़े एज का पौधा कालूराम जी, इसके बाद आप आइए। जी सर। बड़े एज का जब पौधा आप लगाते हैं तो जो सोटमूड है, मतलब जो टैपरूट है मैंगो की, तो वहीं पे कॉइलिंग हो जाता है और बैग के अंदर ही कॉइलिंग हो जाता है। इसलिए ज्यादा बड़े पौधे लगाना गलत बात है। आप जो बोल रहे हैं सही है। थैंक यू सर। थैंक यू। कालूराम जी, एक आखिरी प्रश्न लेंगे अब आपका। ओके सर, ओके सर। जी, मैंगो प्लांटेशन के संबंध में। सर मैंगो प्लांटेशन तो हमारे इधर तो है नहीं, राजस्थान में से हूँ सर मैं, कालूराम गुजर। अच्छा। चित्तौड़गढ़ से जी। हमने आपका अनार लगा रखा सर, जैन के अनार लगा रखे, उसके ऊपर कुछ चर्चा हो जाए तो अच्छी है सर से बोले प्लीज सर। जी कालूराम जी, बिल्कुल हम एक अलग से सत्र रखेंगे। अभी पाटिल साहब हमारे साथ रहेंगे, कृषक जगत और जैन इरिगेशन के पाटिल साहब, हमारा सबका एक टाई अप हुआ है। हम निश्चित रूप से एक केले के टिश्यू कल्चर पे भी सत्र रखने वाले हैं, एक अनार के ऊपर भी सत्र रखने वाले हैं, और इस तरह की तमाम हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स के लिए हम इसके सत्र निरंतर रखते रहेंगे। आप कृषक जगत के फेसबुक लाइव पे टच में रहिए, बिल्कुल रहिए। और साथियों, अब समय की कमी है तो मुझे आपसे इजाजत लेनी पड़ेगी, क्योंकि आप जानते हैं शहरों में लॉकडाउन का टाइम आ गया है। हमारा सभी स्टाफ, जैन इरिगेशन के स्टाफ को भी निकलना होता है, तो फेसबुक के माध्यम से हम लोग आपके साथ निरंतर जुड़े रहेंगे। आपके कोई भी प्रश्न हो तो आप फेसबुक पर अपने प्रश्न छोड़ दीजिए, वहां पर लिख दीजिए। मैं पाटिल साहब से निवेदन करूंगा
कि यथासंभव हो तो फेसबुक पे ही उन प्रश्नों का रिप्लाई भी कर दें, और फिर जब हम अगली बार मिलेंगे तो और भी बहुत सारी चर्चा करेंगी। धन्यवाद पाटिल साहब, बहुत बहुत आपका। आज आपने देश ही नहीं विदेशों की भी भाइयों को दी, उसके लिए मैं आपका कृषक जगत परिवार की ओर से तहे दिल से आभारी हूँ। धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू। धन्यवाद किसान भाइयों, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर, धन्यवाद।